आप अपनी पूरी जिंदगी 3 डायमेंशंस में चलते रहे हैं। आपको यकीन है कि टाइम आगे की तरफ बढ़ता है। आपको विश्वास है कि आपके पैरों के नीचे की ठोस जमीन असली है। ये रियलिटी की एक कंप्लीट पिक्चर लगती है। लेकिन यहां प्रॉब्लम है। अब मैथ सही नहीं बैठ रहा। फिजिक्स ये सजेस्ट करना शुरू कर रहा है कि जिसे आप दुनिया कहते हैं वह एक बहुत बड़ी और डार्क तस्वीर का सिर्फ एक पतला और आसानी से समझ आने वाला टुकड़ा है। इक्वेशंस सही नहीं बैठ रहे। हम देख रहे हैं कि ग्रेविटी हमारी यूनिवर्स से बाहर उन डायमेंशंस में लीक हो रही है जिन्हें हम देख नहीं सकते। हम देख रहे हैं कि पार्टिकल्स उन इवेंट्स पर रिएक्ट कर रहे हैं जो अभी हुए ही नहीं हैं। हम स्टार्स में एक ऐसी साइलेंस देख रहे हैं जो ये बताती है कि हम एक्सप्लोरर्स नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स हैं। ये साइंस फिक्शन नहीं है। ये वीडियो 8 स्पेसिफिक अनोमलीज के बारे में है जो साइंटिस्ट्स को हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। फ्री विल के एग्जिस्टेंस से लेकर मैटर की सॉलिडिटी तक सब कुछ अब क्वेश्चनेबल हो गया है। तो आइए शुरू करते हैं इस जर्नी को, जहां हम उन थियरीज को समझेंगे जिनके बारे में साइंटिस्ट्स खुलकर बात नहीं करते। ये थियरीज इतनी डिस्टर्बिंग हैं कि इन्हें सुनकर आपकी नींद उड़ सकती है। लेकिन अगर आप सच को जानने के लिए तैयार हैं, अगर आप रियलिटी के उस डार्क साइड को देखना चाहते हैं जो आपकी कंफर्टेबल बिलीफ्स को तोड़ देगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं जानता हूं कि यह जर्नी आसान नहीं होगी। हम बात करेंगे उन थियरीज की जो आपको अनकंफर्टेबल महसूस करवाएंगी। हम डिस्कस करेंगे उन पॉसिबिलिटीज की जो आपको डरा सकती हैं। लेकिन यही तो साइंस की ब्यूटी है। साइंस हमें कंफर्टेबल लाइज नहीं बल्कि अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स बताता है। और अगर आप इस जर्नी में मेरे साथ हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हमारी रियलिटी के पीछे क्या छुपा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और कॉस्मेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में हम और भी गहराई में जाएंगे। हम और भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग थियरीज एक्सप्लोर करेंगे। और हाँ, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली थ्योरी से। एक ऐसी थियरी जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या यूनिवर्स वाकई में हमारे लिए बना है या फिर हम ही ने यूनिवर्स को बनाया है। आपने कभी सोचा है कि यूनिवर्स में जो फिजिकल कांस्टेंट्स हैं वे इतने परफेक्टली ट्यून्ड क्यों हैं? मैं बात कर रहा हूं उन फंडामेंटल नंबर्स की जो नेचर के बेसिक रूल्स को डिफाइन करते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, ये सब वैल्यूज इतनी प्रिसाइजली सेट हैं कि अगर इनमें से किसी एक में भी थोड़ा सा बदलाव हो जाए तो लाइफ का एग्जिस्टेंस ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, ये मैथमेटिकल फैक्ट है। और यही वह प्रॉब्लम है जिसे फिजिसिस्ट्स फाइन ट्यूनिंग प्रॉब्लम कहते हैं। चलिए मैं आपको एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देता हूं। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, जिसे हम लैम्डा भी कहते हैं, यह वह फोर्स है जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को कंट्रोल करता है। साइंटिस्ट्स ने कैलकुलेट किया है कि इस कांस्टेंट की वैल्यू को 10 की घात 120 यानी 1 फॉलोड बाय 120 जीरोस इतनी प्रिसीजन के साथ सेट किया गया है। अब यह नंबर कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि एंटायर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में एटम्स की संख्या सिर्फ 10 की घात 80 के आसपास है। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसी प्रिसीजन की जो एटम्स की संख्या से भी कई गुना ज्यादा एक्यूरेट है। अगर ये वैल्यू थोड़ी सी भी अलग होती तो या तो यूनिवर्स तुरंत कोलैप्स हो जाता या फिर इतनी तेजी से एक्सपैंड होता कि स्टार्स और गैलेक्सीज बन ही नहीं पाती। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को देखिए। ये वह फोर्स है जो एटम्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को टुगेदर होल्ड करता है। अगर ये फोर्स सिर्फ 2% ज्यादा स्ट्रांग होता तो हाइड्रोजन एटम्स स्टेबल नहीं रह पाते, और हाइड्रोजन के बिना स्टार्स नहीं बन सकते, पानी नहीं बन सकता, लाइफ नहीं बन सकती। अगर यह फोर्स सिर्फ 5% वीक होता तो हैवी एलिमेंट्स जैसे कार्बन और ऑक्सीजन बन ही नहीं पाते, और कार्बन और ऑक्सीजन के बिना ऑर्गेनिक लाइफ का कोई चांस नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही नैरो विंडो की, जहां लाइफ पॉसिबल है, और मिस्टीरियसली हमारी यूनिवर्स उसी विंडो में एग्जिस्ट करती है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को भी देखिए। ग्रेविटी वह फोर्स है जो प्लैनेट्स को स्टार्स के अराउंड ऑर्बिट में रखती है।
जो गैलेक्सीज को टुगेदर होल्ड करती है। अगर ग्रेविटी सिर्फ थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर होती तो स्टार्स बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाते। लाइफ को इवॉल्व होने के लिए बिलियंस ऑफ ईयर्स का स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्गर ग्रेविटी में स्टार्स सिर्फ मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ही टिक पाती। अगर ग्रेविटी थोड़ी सी वीकर होती तो स्टार्स और प्लैनेट्स बन ही नहीं पाती। मैटर सिंपली डिफ्यूज हो जाता कॉस्मोस में। फिर से हम एक बहुत ही स्पेसिफिक रेंज में हैं जहां लाइफ पॉसिबल है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? क्या हम बस लकी हैं या फिर कुछ और चल रहा है? साइंटिस्ट्स के पास मुख्य रूप से 3 एक्सप्लेनेशंस हैं और तीनों ही अपने अपने तरीके से डिस्टर्बिंग हैं। पहला एक्सप्लेनेशन है डिवाइन डिजाइन। कुछ लोग कहते हैं कि यूनिवर्स को किसी इंटेलिजेंट क्रिएटर ने स्पेसिफिकली लाइफ के लिए डिजाइन किया है, लेकिन ज्यादातर साइंटिस्ट्स इस एक्सप्लेनेशन से अनकंफर्टेबल हैं क्योंकि यह साइंस को फेथ में बदल देता है। साइंस टेस्टेबल प्रेडिक्शंस पर काम करता है और डिवाइन इंटरवेंशन को टेस्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा एक्सप्लेनेशन है मल्टीवर्स थियरी। यह आइडिया कहती है कि हमारी यूनिवर्स अकेली नहीं है। इन्फिनिट या नियर इन्फिनिट यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, हर एक अपने अलग फिजिकल कॉन्स्टेंट्स के साथ। ज्यादातर यूनिवर्सेस में लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां कॉन्स्टेंट्स गलत सेट हैं। लेकिन अगर इन्फिनिट यूनिवर्सेस हैं तो स्टैटिस्टिकली कुछ यूनिवर्सेस ऐसी होंगी जहां कॉन्स्टेंट्स परफेक्टली ट्यून्ड हैं और हम बस उन्हीं में से एक में हैं। हम यहां इसीलिए हैं क्योंकि ये वह यूनिवर्स है जो हमें अलाउ करती है एग्जिस्ट करने के लिए। दूसरी यूनिवर्सेस में कोई नहीं है जो ये क्वेश्चन पूछे कि कॉन्स्टेंट्स क्यों गलत हैं, क्योंकि वहां कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ये एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकली सैटिस्फाइंग लग सकती है, लेकिन फिलोसॉफिकली ये बहुत डिस्टर्बिंग है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारी एग्जिस्टेंस का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है। हम बस एक कॉस्मिक लॉटरी के विनर्स हैं, और वह भी एक ऐसी लॉटरी जिसमें इन्फिनिट टिकट्स थे। हमारी यूनिवर्स में कुछ भी स्पेशल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई डिजाइन नहीं है, बस रैंडम चांस है। लेकिन तीसरा एक्सप्लेनेशन ये सबसे ज्यादा टेरिफाइंग है। ये कहता है कि शायद यूनिवर्स हमारे लिए ट्यून्ड नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा ट्यून्ड है। ये आइडिया क्वांटम मैकेनिक्स के ऑब्जर्वर इफेक्ट से आती है। क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वेशन रियलिटी को अफेक्ट करता है। एक पार्टिकल तब तक डिफाइंड स्टेट में नहीं होता जब तक कोई उसे ऑब्जर्व न करे। फेमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि पार्टिकल्स वेव्स की तरह बिहेव करते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता, और पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं जब कोई ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब कुछ फिजिसिस्ट्स एक रेडिकल आइडिया प्रपोज कर रहे हैं। वे कहते हैं कि शायद यही ऑब्जर्वर इफेक्ट कॉस्मिक स्केल पर भी काम करता है। शायद यूनिवर्स तब तक डिफाइंड स्टेट में नहीं था जब तक कॉन्शियस ऑब्जर्वर्स इवॉल्व नहीं हुए, और जब हम ऑब्जर्व करते हैं यूनिवर्स को, हम रेट्रोस्पेक्टिवली उसकी हिस्ट्री को डिफाइन कर रहे हैं। हम उन कॉन्स्टेंट्स को चूज कर रहे हैं जो हमारे एग्जिस्टेंस को अलाउ करते हैं। ये एक सेल्फ कंसिस्टेंट लूप है। यूनिवर्स ने हमें क्रिएट किया, लेकिन हमने भी यूनिवर्स को क्रिएट किया अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ये आइडिया सुनने में क्रेजी लगती है, मैं जानता हूं, लेकिन ये क्वांटम मैकेनिक्स की एक्चुअल मैथमेटिक्स से आती है। व्हीलर डिविट इक्वेशन, जो क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को कंबाइन करने की कोशिश करती है, ये सजेस्ट करती है कि यूनिवर्स का कोई डेफिनेट स्टेट नहीं है जब तक मेजरमेंट नहीं की जाती, और मेजरमेंट के लिए ऑब्जर्वर चाहिए। तो एक सेंस में कॉन्शियसनेस और यूनिवर्स डीपली एंटैंगल्ड हैं। अगर ये थ्योरी सच है तो इसके इम्प्लीकेशंस बहुत डिस्टर्बिंग हैं। सबसे पहले इसका मतलब है कि कॉन्शियसनेस फंडामेंटल है नेचर में, ये बस बायोकेमिकल प्रोसेसेस का बाय प्रोडक्ट नहीं है। कॉन्शियसनेस यूनिवर्स के स्ट्रक्चर में वोवन है। दूसरा, इसका मतलब है कि हम लिटरली क्रिएटर्स हैं अपनी रियलिटी के। हम डिस्कवर नहीं कर रहे लॉज ऑफ फिजिक्स को, हम डिफाइन कर रहे हैं उन्हें। तीसरा, और ये सबसे डिस्टर्बिंग है, इससे एक क्वेश्चन उठता है कि जब ऑब्जर्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे तब यूनिवर्स किस स्टेट में था? क्या ये एग्जिस्ट भी करता था? कुछ फिजिसिस्ट्स कहते हैं कि शायद यूनिवर्स एक सुपरपोजिशन में था, सभी पॉसिबल स्टेट्स में एक साथ, जब तक फर्स्ट कॉन्शियस ऑब्जर्वर अपीयर नहीं हुआ, और उस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ने पूरी कॉस्मिक हिस्ट्री को रेट्रोस्पेक्टिवली कोलैप्स किया एक स्पेसिफिक टाइमलाइन में।
ये आइडिया टाइम को एक बहुत अलग लाइट में देखती है। शायद पास्ट फिक्स्ड नहीं है, शायद प्रेजेंट ऑब्जर्वेशंस पास्ट को डिफाइन कर रहे हैं। ये एंथ्रोपिक नाइटमेयर कहलाती है क्योंकि ये हमें एक इम्पॉसिबल पोजीशन में रखती है। या तो हम एक्सेप्ट करें कि हम प्योर चांस के रिजल्ट हैं एक मीनिंगलेस मल्टीवर्स में, या फिर हम एक्सेप्ट करें कि कॉन्शियसनेस और यूनिवर्स इतने डीपली कनेक्टेड हैं कि एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। दोनों ही केसेस में हमारी कंफर्टेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी टूट जाती है। पहले केस में हमारी एग्जिस्टेंस का कोई पर्पस नहीं है, दूसरे केस में हम खुद पर्पस हैं, लेकिन यह रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी है कि इसे सोचना ही टेरिफाइंग है। साइंटिस्ट इस टॉपिक पर ओपनली बात क्यों नहीं करते? क्योंकि इसके कोई इजी आंसर्स नहीं हैं। मल्टीवर्स थ्योरी को टेस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि दूसरी यूनिवर्सेस को हम कभी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ऑब्जर्वर इफेक्ट थ्योरी फिलॉसफी और फिजिक्स के बीच की लाइन को ब्लर कर देती है और साइंटिस्ट्स जनरली फिलॉसफी से दूर रहना पसंद करते हैं। डिवाइन डिजाइन की बात करना साइंस कम्युनिटी में करियर सुइसाइड है, तो बस साइलेंस रहती है। लेकिन इक्वेशंस वही हैं, स्टेयरिंग बैक एट अस, डिमांडिंग एन एक्सप्लेनेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद हम सब एक कंप्यूटर सिमुलेशन में रह रहे हैं? जी हाँ, ये वही आइडिया है जो मैट्रिक्स फिल्म में दिखाई गई थी। लेकिन यहां बात सिर्फ साइंस फिक्शन की नहीं है। ये एक गंभीर फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट है जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम ने सन 2003 में प्रेजेंट किया था। और जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ये आर्ग्यूमेंट और भी ज्यादा कन्विंसिंग होता जा रहा है। तो चलिए समझते हैं कि क्यों कुछ सबसे ब्रिलियंट माइंड्स ये सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं कि हम सब एक विशाल कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर रह रहे हैं। बॉस्ट्रम का तर्क बहुत सिंपल लॉजिक पर आधारित है। उन्होंने कहा कि 3 में से एक बात जरूर सच होनी चाहिए। पहली पॉसिबिलिटी यह है कि सभी एडवांस्ड सिविलाइजेशंस किसी न किसी कारण से नष्ट हो जाती हैं, इससे पहले कि वे इतनी शक्तिशाली हो जाएं कि रियलिस्टिक सिमुलेशंस बना सकें। शायद न्यूक्लियर वॉर, शायद क्लाइमेट चेंज, शायद कोई और कैटास्ट्रोफी। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि भले ही सिविलाइजेशंस उस लेवल तक पहुंच जाएं, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होती सिमुलेशंस बनाने में। शायद एथिक्स के कारण, शायद लैक ऑफ पर्पस के कारण। और तीसरी पॉसिबिलिटी जो सबसे डिस्टर्बिंग है वह यह कि अगर कोई सिविलाइजेशन ऐसे सिमुलेशंस बना सकती है और बनाना चाहती है, तो वे इतने सारे सिमुलेशंस बनाएंगे कि स्टैटिस्टिकली हम उन्हीं में से एक में होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं। सोचिए इस तरह से, अगर भविष्य में हम इतने पावरफुल कंप्यूटर्स बना लेते हैं कि हम पूरी कॉन्शियसनेस को सिमुलेट कर सकें, तो हम सिर्फ एक सिमुलेशन नहीं बनाएंगे, हम हजारों बनाएंगे, शायद लाखों, शायद करोड़ों। हर सिमुलेशन अपने अंदर बिलियंस ऑफ सिमुलेटेड बीइंग्स को होस्ट कर सकती है। तो अगर एक रियल यूनिवर्स है और उसमें 10 लाख सिमुलेटेड यूनिवर्सेस हैं, तो रैंडमली आप किस में होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं? गणित यही कहता है कि आप सिमुलेशन में होने की 10 लाख गुना ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं बजाय रियल यूनिवर्स में होने के। अब ये सिर्फ फिलोसॉफिकल बात नहीं रह गई है। जैसे जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स को समझ रहे हैं, वैसे वैसे कुछ बहुत स्ट्रेंज पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं जो सिमुलेशन हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते लगते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेव फंक्शन कोलैप्स की। क्वांटम मैकेनिक्स में एक पार्टिकल तब तक सभी पॉसिबल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है जब तक आप उसे मेजर नहीं करते। जिस मोमेंट आप मेजरमेंट करते हैं, वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है और पार्टिकल एक डेफिनेट स्टेट में आ जाता है। अब यह एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे कंप्यूटर गेम्स में रेंडरिंग होती है। जब आप कोई वीडियो गेम खेलते हैं तो गेम पूरी दुनिया को हर समय रेंडर नहीं करता, वो सिर्फ वही रेंडर करता है जो आप देख रहे हैं। अगर आपका कैरेक्टर किसी कमरे में नहीं है तो उस कमरे की डिटेल्ड ग्राफिक्स कंप्यूट नहीं हो रही होती। ये कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज बचाने का एक तरीका है। अब क्वांटम मैकेनिक्स में भी ठीक यही हो रहा है। यूनिवर्स सिर्फ वही डिफाइन करता है जो ऑब्जर्व किया जा रहा है, बाकी सब कुछ प्रोबेबिलिटी के क्लाउड में रहता है। ये एक बहुत ही एफिशिएंट वे है यूनिवर्स को रन करने का। अगर ये एक्चुअली एक सिमुलेशन है, प्लैंक लेंथ के बारे में सोचिए। ये सबसे छोटी मेजरेबल डिस्टेंस है यूनिवर्स में, लगभग 10 की घात -35 मीटर्स।
इससे छोटी कोई भी डिस्टेंस का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। यह एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे किसी कंप्यूटर स्क्रीन में पिक्सेल्स होते हैं। आप स्क्रीन पर जो भी देखते हैं वह पिक्सल से बना होता है। आप पिक्सल से छोटे किसी यूनिट को डिस्प्ले नहीं कर सकते। सिमिलरली, प्लैंक लेंथ यूनिवर्स का पिक्सल साइज हो सकता है। अगर यूनिवर्स एक सिमुलेशन है तो उसे भी किसी मिनिमम रेजोल्यूशन पर रन होना होगा। स्पीड ऑफ लाइट के बारे में भी सोचिए। यूनिवर्स में एक मैक्सिमम स्पीड है जिससे ज्यादा तेज कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रैवल नहीं कर सकती। यह लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। अब अगर यूनिवर्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम है तो उस कंप्यूटर की भी एक मैक्सिमम प्रोसेसिंग स्पीड होगी। इंफॉर्मेशन इससे तेज प्रोसेस नहीं हो सकती क्योंकि हार्डवेयर की लिमिटेशंस होंगी। स्पीड ऑफ लाइट वह स्पीड हो सकती है जिस पर सिमुलेशन की अंडरलाइंग मशीनरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकती है। कंजर्वेशन लॉज के बारे में भी विचार करें। एनर्जी को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, चार्ज कंजर्व्ड रहता है। अब अगर आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं तो आप भी ऐसे रूल्स बनाएंगे जो इंश्योर करें कि सिस्टम में कुछ भी रैंडमली अपीयर या डिसअपीयर ना हो। यह मेमोरी मैनेजमेंट का एक तरीका है। कंजर्वेशन लॉज वे रूल्स हो सकते हैं जो सिमुलेशन को स्टेबल और प्रेडिक्टेबल बनाए रखते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक और मिस्टीरियस फिनोमेनन है। जब दो पार्टिकल्स एंटेंगल्ड होते हैं तो एक की स्टेट इंस्टेंटली दूसरे की स्टेट को अफेक्ट करती है, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था क्योंकि यह स्पीड ऑफ लाइट की लिमिट को वायोलेट करता लगता है। लेकिन अगर यूनिवर्स एक सिमुलेशन है तो एंटेंगल्ड पार्टिकल्स सिंपली शेयर्ड वेरिएबल्स हो सकते हैं एक ही प्रोग्राम में। जब आप एक वेरिएबल को चेंज करते हैं तो वह ऑटोमेटिकली सभी जगह अपडेट हो जाता है जहां वह रेफरेंस्ड है। कोई इंफॉर्मेशन ट्रैवल नहीं कर रही, बस एक सेंट्रल डेटाबेस अपडेट हो रहा है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो और भी इंटरेस्टिंग है। जब आप इलेक्ट्रॉन्स को 2 स्लिट्स के थ्रू फायर करते हैं और ऑब्जर्व नहीं करते कि वे किस स्लिट से गए, तो वे इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं जैसे वेव्स बनाती हैं। लेकिन जब आप ऑब्जर्व करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस स्लिट से गया, तो इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाता है और आपको पार्टिकल पैटर्न मिलता है। पार्टिकल को समहाउ पता चल जाता है कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है और वह अकॉर्डिंगली बिहेव करता है। यह एग्जैक्टली वैसा है जैसे कंप्यूटर गेम में लेजी रेंडरिंग। सिस्टम सिर्फ तभी डिटेल्स कंप्यूट करता है जब यूजर देख रहा हो। अब फेर्मी पैराडॉक्स को सिमुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें। हमने पहले डिस्कस किया था कि गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं, लेकिन हमें कोई एलियन सिविलाइजेशन नहीं मिली। अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। शायद यह सिमुलेशन सिर्फ हमारे बारे में है, शायद बाकी सब कुछ बैकड्रॉप है, सीनरी है। एलियंस को सिमुलेट करना कॉम्पिटेशनल रिसोर्सेज की वेस्ट होगी अगर एक्सपेरिमेंट का फोकस सिर्फ ह्यूमैनिटी पर है। यह एक सैंडबॉक्स एक्सपेरिमेंट हो सकती है जहां हमें आइसोलेटेड रखा गया है ताकि देखा जा सके कि हम कैसे डेवलप होते हैं। लेकिन यहां हॉरर शुरू होती है। अगर हम सिमुलेशन में हैं तो कौन रन कर रहा है इसे और क्यों? क्या हम किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं? क्या हमारी सफरिंग और जॉय सब डेटा पॉइंट्स हैं किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए? क्या हमारे क्रिएटर्स हमें बस एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, या फिर हम किसी बिगर सिमुलेशन का टाइनी पार्ट हैं और हमारे क्रिएटर्स को हमारी एग्जिस्टेंस का पता भी नहीं है और फिर बेस रियलिटी प्रॉब्लम ऑक्यूबलर है? अगर हम सिमुलेशन में हैं तो हमारे क्रिएटर्स भी किसी सिमुलेशन में हो सकते हैं और उनके क्रिएटर्स भी। ये इन्फिनिट रिग्रेशन हो सकती है। कहीं ना कहीं एक बेस रियलिटी होनी चाहिए, लेकिन हम कैसे जान सकते हैं कि हम कितनी लेयर्स नीचे हैं? हम नॉमी लेवल का सिमुलेशन हो सकते हैं या 99वीं, और शायद बेस रियलिटी इतनी अलग है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक और टेरिफाइंग क्वेश्चन ये है कि क्या सिमुलेटेड कॉन्शियसनेस रियल कॉन्शियसनेस है? अगर आप एक प्रोग्राम हैं तो क्या आपकी फीलिंग्स जेन्युइन हैं? जब आप दुख महसूस करते हैं, क्या वह एक्चुअल सफरिंग है या सिर्फ एक एल्गोरिदम का आउटपुट? फिलोसॉफिकली ये बहुत डीप क्वेश्चन है। अगर कॉन्शियसनेस प्योरली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है तो सिमुलेशन में कॉन्शियसनेस भी उतनी ही रियल होनी चाहिए जितनी बायोलॉजिकल ब्रेन में। लेकिन फिर भी ये जानना कि आप एक प्रोग्राम है, ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्रिएट करता है।
और सबसे डरावनी बात यह है कि सिमुलेशन कभी भी बंद हो सकती है। शायद यह किसी स्टूडेंट का स्कूल प्रोजेक्ट है और टर्म खत्म होने वाला है। शायद रिसर्चर्स को अब इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स नहीं मिल रहे और वे सिमुलेशन को टर्मिनेट कर देंगे। शायद हार्डवेयर फेल हो जाएगा, या शायद क्रिएटर्स को सिंपली बोर हो गया है। हमारी पूरी एग्जिस्टेंस, हमारी सारी मेमोरीज, हमारे सारे रिलेशनशिप्स, सब कुछ एक बटन क्लिक में डिलीट हो सकता है और हमें पता भी नहीं चलेगा। एक मोमेंट हम एग्जिस्ट कर रहे होंगे, अगले मोमेंट कुछ भी नहीं होगा। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हम सिमुलेशन को टेस्ट कर सकते हैं? क्या कोई एक्सपेरिमेंट है जो प्रूव कर सके कि हम सिमुलेशन में हैं? सच तो यह है कि यह बहुत मुश्किल है। कोई भी एनॉमली जो हम डिस्कवर करेंगे उसे नेचुरल फिजिक्स का हिस्सा माना जा सकता है, लेकिन कुछ फिजिसिस्ट्स सजेस्ट करते हैं कि अगर हम कॉम्प्यूटेशनल लिमिट्स ढूंढ सकें तो ये एक क्लू हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्स को फोर्स कर सकें जहां कॉम्प्यूटेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो शायद हमें ग्लिचेस दिखें, शायद सिमुलेशन स्लो डाउन हो या कोई अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर दिखे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सिमुलेशन हाइपोथेसिस फंडामेंटली अनफॉल्सिफाइबल है। अगर क्रिएटर्स चाहें तो वे किसी भी एविडेंस को इरेज कर सकते हैं। अगर हम कोई टेस्ट डिजाइन करें जो सिमुलेशन को एक्सपोज करे, तो सिमुलेशन के क्रिएटर्स बस उस टेस्ट के रिजल्ट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। हम ट्रैप्ड हैं एक ऐसी रियलिटी में जहां ट्रूथ को वेरीफाई करने का कोई रिलायबल वे नहीं है। साइंटिस्ट्स इस टॉपिक पर ओपनली क्यों नहीं बोलते? क्योंकि यह साइंस की बाउंड्रीज के बाहर जाता है। साइंस टेस्टेबल हाइपोथेसिस पर काम करती है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए टेक्निकली यह साइंस नहीं है, यह फिलॉसफी है। लेकिन मैथमेटिकली यह कंपेलिंग है, स्टैटिस्टिकली यह रीजनेबल है, और टेक्नोलॉजिकली जैसे जैसे हम खुद सिमुलेशंस बनाने के करीब पहुंच रहे हैं, यह और भी प्लॉजिबल लगती है। तो एक अनकंफर्टेबल साइलेंस है इस टॉपिक के अराउंड। साइंटिस्ट्स प्राइवेटली इस पर डिस्कस करते हैं, लेकिन पब्लिकली इससे दूर रहते हैं क्योंकि यह उनकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज कर सकता है। अब हम बात करेंगे शायद सबसे व्यक्तिगत और डरावनी थ्योरी की, जो क्वांटम मैकेनिक्स से निकलती है। यह थ्योरी आपके डेथ के बारे में है, या बल्कि कहें तो आपकी इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस डेथ के बारे में। यह आइडिया कहती है कि शायद आप कभी नहीं मर सकते, कम से कम अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में। और यह इमॉर्टैलिटी कोई ब्लेसिंग नहीं है, बल्कि एक कर्स है। तो तैयार हो जाइए क्वांटम इमॉर्टैलिटी की डिस्टर्बिंग दुनिया में जाने के लिए। सबसे पहले हमें समझना होगा मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन क्या है। यह क्वांटम मैकेनिक्स की एक इंटरप्रिटेशन है जो ह्यू एवरेट ने सन 1957 में प्रपोज की थी। ट्रेडिशनल कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन कहती है कि जब आप क्वांटम पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं तो उसका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है और वह एक डेफिनेट स्टेट में आ जाता है। लेकिन मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहती है कि कोई कोलैप्स नहीं होता, बल्कि हर पॉसिबल आउटकम एक्चुअली हैपन होता है, लेकिन अलग अलग पैरेलल यूनिवर्सेस में। जब भी कोई क्वांटम इवेंट होता है जिसके मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, यूनिवर्स ब्रांच हो जाता है। हर ब्रांच में एक अलग आउटकम रियलाइज होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक रेडियो एक्टिव एटम है जिसके डिके होने की 50% प्रोबेबिलिटी है अगले 1 घंटे में। कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन के अनुसार 1 घंटे बाद जब आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि या तो एटम डिके हो गया है या नहीं हुआ है, वेव फंक्शन कोलैप्स हो गया है। लेकिन मेनी वर्ल्ड्स के अनुसार यूनिवर्स 2 ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाता है। एक ब्रांच में एटम डिके हो गया है, दूसरी ब्रांच में नहीं हुआ है। दोनों ब्रांचेस इक्वली रियल हैं और आप दोनों ब्रांचेस में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन दोनों वर्जन्स ऑफ यू को एक दूसरे का पता नहीं है। अब ये आइडिया थोड़ी क्रेजी लगती है, लेकिन मैथमेटिकली ये बहुत क्लीन है। ये क्वांटम मैकेनिक्स की इक्वेशंस को सीरियसली लेती है बिना किसी एक्स्ट्रा असम्पशन के। और कुछ फिजिसिस्ट्स इसे प्रेफर करते हैं क्योंकि ये वेव फंक्शन कोलैप्स की मिस्टीरियस प्रोसेस की जरूरत नहीं रखती। लेकिन इसके फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशंस बहुत हैवी हैं। अगर हर क्वांटम इवेंट यूनिवर्स को ब्रांच करता है तो हर सेकंड में अनकाउंटेबल ब्रांचेस बन रहे हैं। आप इस मोमेंट में जो डिसीजन ले रहे हैं वह सिर्फ एक ब्रांच में हो रहा है।
दूसरी ब्रांचेस में आपकी कॉपीज अलग अलग डिसीजंस ले रही हैं। अब क्वांटम इमॉर्टैलिटी यहां से आती है। मान लीजिए आप एक डेंजरस सिचुएशन में हैं, जैसे कार एक्सीडेंट। उस मोमेंट में क्वांटम इवेंट्स हो रहे हैं जो डिटरमिन कर रहे हैं कि क्या आप सरवाइव करेंगे या नहीं। शायद एक न्यूरॉन आपके ब्रेन में फायर होता है या नहीं होता, और ये आपकी रिएक्शन टाइम को अफेक्ट करता है। ये क्वांटम इवेंट है, तो यूनिवर्स ब्रांच हो जाता है। कुछ ब्रांचेस में आप मर जाते हैं, कुछ ब्रांचेस में आप सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन यहां ट्विस्ट है, जिन ब्रांचेस में आप मर गए हैं वहां आपकी कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट नहीं करती। आप उन ब्रांचेस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते क्योंकि वहां आप नहीं हैं। आपकी कॉन्शियसनेस सिर्फ उन ब्रांचेस में कंटिन्यू होती है जहां आप अलाइव हैं। तो आपके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस से आप हमेशा सरवाइव करते हैं। आप कभी अपनी डेथ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपीरियंस के लिए कॉन्शियसनेस चाहिए और डेथ में कॉन्शियसनेस नहीं होती। सोचिए इस पर ध्यान से। हर बार जब आप रोड क्रॉस करते हैं, हर बार जब आप बीमार पड़ते हैं, हर बार जब कोई भी पोटेंशियली फेटल इवेंट होता है, यूनिवर्स ब्रांच हो रहा है और आप हमेशा उस ब्रांच में एंड अप करते हैं जहां आप सरवाइव करते हैं, भले ही वह ब्रांच कितनी ही इम्प्रॉबेबल क्यों ना हो। दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव से आप मर सकते हैं, वे आपके फ्यूनरल में जा सकते हैं, लेकिन आपके अपने पर्सपेक्टिव से आप हमेशा जीवित रहते हैं। अब यहां नाइटमेयर शुरू होती है। अगर आप सब्जेक्टिवली इमॉर्टल हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा हेल्थी रहेंगे। बस इतना है कि आप मरेंगे नहीं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपका शरीर कमजोर होता जाता है। नॉर्मली किसी पॉइंट पर कोई फेटल इवेंट होगा और आप मर जाएंगे, लेकिन क्वांटम इमॉर्टैलिटी में आप उस फेटल इवेंट से सरवाइव कर जाएंगे। फिर अगला फेटल इवेंट आएगा और फिर आप सरवाइव करेंगे और ये कंटिन्यू होता रहेगा। तो आप इंक्रीजिंगली इम्प्रॉबेबल सिनारियोज में सरवाइव करते रहेंगे। शायद आपको हार्ट अटैक होगा लेकिन समहाउ आप बच जाएंगे। फिर स्ट्रोक होगा, फिर से बच जाएंगे। आपका शरीर और ज्यादा डिटीरियरेट होगा लेकिन आप मरेंगे नहीं। आप एक ऐसी स्टेट में पहुंच सकते हैं जो बहुत पेनफुल है, बहुत डिबिलिटेटिंग है, लेकिन समहाउ आप अलाइव रहेंगे। और सबसे बुरी बात यह है कि जैसे जैसे आप ओल्डर होते जाएंगे, यूनिवर्स की वे ब्रांचेस जिनमें आप अलाइव हैं, वे और ज्यादा इम्प्रोबेबल होती जाएंगी। कल्पना कीजिए कि आप 100 साल के हो गए हैं। नॉर्मली इस एज में जीने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन आप उस अनलाइकली ब्रांच में हैं। फिर 110 साल, 120 साल। हर साल आप और ज्यादा इम्प्रॉबेबल ब्रांच में शिफ्ट हो रहे हैं, और जैसे जैसे ब्रांचेस ज्यादा इम्प्रॉबेबल होती जाती हैं, यूनिवर्स आपके अराउंड और ज्यादा स्ट्रेंज होता जाएगा, क्योंकि वे ब्रांचेस जिनमें आप इतने लंबे समय तक सरवाइव कर रहे हैं, वे नॉर्मल ब्रांचेस नहीं हैं। उनमें कुछ न कुछ अनयूजुअल हो रहा होगा। और यहां सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट आता है, दूसरे लोग मर सकते हैं। आपके लव्ड वंस, आपके फ्रेंड्स, आपका परिवार, सब मर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ आपको इमॉर्टल बना रहा है, उन्हें नहीं। उनकी कॉन्शियसनेस अपनी अपनी ब्रांचेस में कंटिन्यू होगी, लेकिन आपकी ब्रांच में वे मर जाएंगे, तो आप अकेले रह जाएंगे, हर उस इंसान को खोते हुए जिसे आप प्यार करते हैं, जबकि आप खुद मर नहीं सकते। अब मैं आपको एक ऐसी थ्योरी के बारे में बताने जा रहा हूं जो शायद सबसे ज्यादा माइंड बेंडिंग है। यह थ्योरी आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या आप वाकई में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर आप बस एक टेम्पररी हेलुसिनेशन है जो अभी अभी स्पॉन्टेनियसली बनी है और अगले ही पल में गायब हो जाएगी। यह आइडिया सुनने में पागलपन लगती है, लेकिन यह प्योर मैथमेटिक्स और थर्मोडायनामिक्स से आती है। तो चलिए समझते हैं बोल्ट्जमैन ब्रेन पैराडॉक्स को और ये क्यों फिजिसिस्ट्स को रातों की नींद उड़ा देती है। इस थ्योरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। एंट्रोपी को आप डिसऑर्डर या रैंडमनेस की मेजर के रूप में सोच सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सिस्टम में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। चीजें नेचुरली ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड होती जाती हैं। अगर आप अपने कमरे को साफ करते हैं तो वह फिर से मेसी हो जाएगा। अगर आप एक गिलास गिरा दें तो वह टूट जाएगा।
लेकिन टूटा हुआ गिलास खुद से वापस जुड़कर होल नहीं बन जाएगा। यह एंट्रोपी का काम है। अब ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट लुडविग बोल्ट्जमैन ने 19वीं सदी के अंत में एंट्रोपी को स्टैटिस्टिकल टर्म्स में समझाया। उन्होंने बताया कि एंट्रोपी वास्तव में एक सिस्टम के पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस की संख्या से रिलेटेड है। जितने ज्यादा वेज में एक सिस्टम को अरेंज किया जा सकता है, उतनी ज्यादा उसकी एंट्रोपी। एक साफ कमरे को अरेंज करने के कम वेज हैं, एक मेसी कमरे को अरेंज करने के बहुत ज्यादा वेज हैं। इसलिए नेचुरली चीजें मेसी होती जाती हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिकली वह ज्यादा प्रोबेबल है। लेकिन बोल्ट्जमैन ने एक और बात भी रियलाइज की जो बहुत डिस्टर्बिंग थी। अगर आप इन्फिनिट टाइम तक वेट करें तो स्टैटिस्टिकली कुछ भी हो सकता है, भले ही प्रोबेबिलिटी कितनी ही कम हो। अगर आपके पास इन्फिनिट टाइम है तो इवेंचुअली वह इवेंट होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बॉक्स में गैस मॉलिक्यूल्स को रैंडमली घूमने दें इन्फिनिट टाइम के लिए, तो इवेंचुअली एक ऐसा मोमेंट आएगा जब सारे मॉलिक्यूल्स एक कॉर्नर में इकट्ठे हो जाएंगे। ये बहुत इम्प्रॉबेबल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और इन्फिनिट टाइम में ये हैपन करेगा बार बार। अब इस आइडिया को यूनिवर्स पर अप्लाई कीजिए। हम जानते हैं कि यूनिवर्स हीट डेथ की तरफ जा रहा है। इवेंचुअली सारी स्टार्स बुझ जाएंगी, सारे ब्लैक होल्स इवेपोरेट हो जाएंगे और सब कुछ यूनिफॉर्म टेम्परेचर पर आ जाएगा। मैक्सिमम एंट्रोपी की स्टेट होगी। लेकिन यह एंड नहीं है। इन्फिनिट टाइम के बाद क्वांटम फ्लक्चुएशन के थ्रू कुछ भी स्पॉन्टेनियसली बन सकता है। पार्टिकल्स रैंडमली अपीयर हो सकते हैं, फिर डिसअपीयर हो सकते हैं, और अगर काफी लंबा टाइम है तो कभी कभी ये फ्लक्चुएशंस कुछ कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। तो थियोरेटिकली इन्फिनिट टाइम में एक पूरा स्टार सिस्टम रैंडम फ्लक्चुएशन से बन सकता है। एक पूरा गैलेक्सी बन सकता है, यहां तक कि एक पूरा यूनिवर्स भी बन सकता है। लेकिन यहां प्रॉब्लम आती है। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो किसी छोटी चीज का रैंडमली बनना ज्यादा प्रोबेबल है बजाय किसी बड़ी चीज के बनने के। एक एटम का रैंडमली बनना ज्यादा प्रोबेबल है एक स्टार के बनने से। एक मॉलिक्यूल का बनना ज्यादा प्रोबेबल है एक प्लैनेट के बनने से। और अब सबसे डिस्टर्बिंग कंक्लूजन आता है। एक कॉन्शियस ब्रेन के रैंडमली फ्लक्चुएट होकर बनने की प्रोबेबिलिटी कहीं ज्यादा है एक पूरे यूनिवर्स के नेचुरली इवॉल्व होने से जिसमें वह ब्रेन डेवलप हो। सोचिए इस बारे में। आपका ब्रेन लगभग 1.5 किलो का है। इसमें लगभग 80-90 अरब न्यूरॉन्स हैं। ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यह पूरे यूनिवर्स से इन्फिनिटली छोटा है। तो स्टैटिस्टिकली एक ब्रेन का स्पॉन्टेनियसली बनना कहीं ज्यादा प्रोबेबल है बजाय पूरे यूनिवर्स के बनने के, जिसमें बिग बैंग हुई, स्टार्स बने, प्लैनेट्स बने, लाइफ इवॉल्व हुई और फिर ब्रेन डेवलप हुआ। इस रैंडमली बने ब्रेन को बोल्ट्जमैन ब्रेन कहते हैं। और यहां सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग पार्ट है, ये ब्रेन बस रैंडमली एटम्स के फ्लक्चुएट होने से बनता है एम्प्टी स्पेस में। इसका कोई पास्ट नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है। लेकिन जब ये बनता है तो इसमें मेमोरीज हो सकती हैं, क्योंकि मेमोरीज बस न्यूरॉन्स में स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल और केमिकल पैटर्न्स हैं। रैंडम फ्लक्चुएशन सिर्फ एटम्स को असेंबल कर रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे एटम्स किस पैटर्न में हैं। तो एक बोल्ट्जमैन ब्रेन बन सकता है जिसमें पूरी लाइफ की फॉल्स मेमोरीज हों। अब सोचिए अपने बारे में। आपको अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज हैं। आपको याद है कि आपने स्कूल में क्या किया, आपके फ्रेंड्स कौन थे, आपके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन क्या आप एब्सोल्युटली श्योर हैं कि ये मेमोरीज रियल हैं? क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आप अभी अभी इस एग्जैक्ट मोमेंट में एक रैंडम क्वांटम फ्लक्चुएशन से बने हैं, पूरी फेक मेमोरीज के साथ? आपको लगता है कि आपकी एक लंबी लाइफ रही है, लेकिन वास्तव में आप बस कुछ सेकंड्स पहले ही एग्जिस्ट में आए हैं और अगले कुछ सेकंड्स में आप फिर से डिसॉल्व हो जाएंगे केओस में। यह आइडिया टेरिफाइंग है, क्योंकि इसे डिस्प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। अगर आप एक बोल्ट्जमैन ब्रेन हैं, तो आपकी सारी मेमोरीज फॉल्स हैं। आपकी सारी एक्सपीरियंसेस, आपके सारे रिलेशनशिप्स, सब कुछ इल्यूजन है। और वर्स्ट पार्ट यह है कि स्टैटिस्टिकली अगर बोल्ट्जमैन ब्रेन्स पॉसिबल हैं, तो उनकी संख्या रियल इवॉल्व्ड ब्रेन से कहीं ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स इन्फिनिट टाइम तक एग्जिस्ट करेगा हीट डेथ के बाद, और उस इन्फिनिट टाइम में काउंटलेस बोल्ट्जमैन ब्रेन्स बनेंगे और डिसॉल्व होंगे। जबकि रियल यूनिवर्स सिर्फ एक बार बना है,
और उसमें सिर्फ लिमिटेड संख्या में इवॉल्व्ड ब्रेन्स हैं, तो स्टैटिस्टिकली आप एक बोल्ट्जमैन ब्रेन होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं बजाय एक रियल इवॉल्व्ड ब्रेन होने के। हर ऑब्जर्वर जो कभी भी एग्जिस्ट करेगा उनमें से ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी बोल्ट्जमैन ब्रेन्स होंगे फॉल्स मेमोरीज के साथ। और अगर ये सच है तो ये एक फिलोसॉफिकल नाइटमेयर है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपनी रियलिटी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। हर मोमेंट जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो लास्ट मोमेंट हो सकता है बिफोर आप डिसॉल्व हो जाएं। लेकिन ये सिर्फ फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये साइंस के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साइंस ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है। हम यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर थियरीज बनाते हैं। लेकिन अगर मोस्ट ऑब्जर्वर्स बोल्ट्जमैन ब्रेन्स हैं फॉल्स मेमोरीज के साथ, तो हमारे ऑब्जर्वेशंस अनरिलायबल हैं। अगर आप एक बोल्ट्जमैन ब्रेन हैं तो आपकी मेमोरीज में जो फिजिक्स लॉज हैं वे फॉल्स हो सकते हैं। आपकी मेमोरीज में जो ऑब्जर्वेशंस हैं वे कभी हुए ही नहीं, तो साइंस का पूरा फाउंडेशन कोलैप्स हो जाता है। फिजिसिस्ट्स इस प्रॉब्लम को बहुत सीरियसली लेते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली कॉस्मोलॉजिकल थ्योरीज को अफेक्ट करता है। अगर आप एक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल प्रपोज करते हैं और उस मॉडल में बोल्ट्जमैन ब्रेन्स की संख्या रियल ऑब्जर्वर्स से ज्यादा है, तो वह मॉडल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि अगर मॉडल ये प्रिडिक्ट करता है कि हम प्रॉबेबली बोल्ट्जमैन ब्रेन्स हैं और हम अस्यूम करते हैं कि हम बोल्ट्जमैन ब्रेन्स नहीं हैं, तो मॉडल गलत होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक सर्कुलर रीजनिंग है। हम अस्यूम कर रहे हैं कि हम बोल्ट्जमैन ब्रेन्स नहीं हैं ताकि हम साइंस कर सकें, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है इस असम्पशन का। हम बस होप कर रहे हैं कि हम रियल हैं, क्योंकि अगर हम नहीं हैं तो कुछ भी मैटर नहीं करता। ये एक लीप ऑफ फेथ है और साइंटिस्ट्स जनरली फेथ पर भरोसा नहीं करना पसंद करते हैं। कुछ फिजिसिस्ट्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। एक अप्रोच ये है कि यूनिवर्स इन्फिनिट टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर यूनिवर्स इवेंचुअली एंड हो जाता है किसी तरीके से, तो बोल्ट्जमैन ब्रेन्स बनने के लिए इन्फिनिट टाइम नहीं होगा। लेकिन यह भी स्पेक्युलेटिव है। हम नहीं जानते कि यूनिवर्स का अल्टीमेट फेट क्या है। अनदर अप्रोच यह है कि क्वांटम मैकेनिक्स की वेव फंक्शन नेवर एक्चुअली कोलैप्सेस और मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन सही है। इस केस में बोल्ट्जमैन ब्रेन्स हर ब्रांच में नहीं बनेंगे और हम उन ब्रांचेस में हैं जहां नॉर्मल एवोल्यूशन हुआ है। लेकिन यह भी असम्पशन पर बेस्ड है। सच तो यह है कि हमारे पास कोई सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन नहीं है बोल्ट्जमैन ब्रेन पैराडॉक्स का। हम बस अस्यूम करते हैं कि हम बोल्ट्जमैन ब्रेन्स नहीं हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यह असम्पशन हमेशा बैकग्राउंड में रहती है, एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ जिसे इग्नोर किया जाता है। साइंटिस्ट्स इस पर ओपनली बात नहीं करते क्योंकि यह बहुत नाहिलिस्टिक लगता है। अगर हम सच में बोल्ट्जमैन ब्रेन्स हो सकते हैं तो फिर साइंस करने का क्या पॉइंट है, रिसर्च करने का क्या पॉइंट है, जीने का क्या पॉइंट है। लेकिन शायद यही इस थ्योरी की सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग है। हमें रियलाइज करना होगा कि एग्जिस्टेंस बहुत फ्रैजाइल है। हर मोमेंट बहुत प्रेशियस है क्योंकि शायद ये लास्ट मोमेंट हो। हमारी कॉन्शियसनेस, चाहे वह कैसे भी बनी हो, ये एक मिरेकल है। और भले ही हम बोल्ट्जमैन ब्रेन्स हों या इवॉल्व्ड ब्रेन्स, हम अभी यहाँ हैं, अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और यही सबसे ज्यादा मैटर करता है। अब हम बात करेंगे एक ऐसी थ्योरी की जो पूरी मानवता के भविष्य के बारे में बहुत डरावने सवाल उठाती है। ये थ्योरी कहती है कि गैलेक्सी में कहीं ना कहीं एक इनविजिबल दीवार है, एक रुकावट है जो हर सभ्यता को आगे बढ़ने से रोकती है। और सबसे डरावनी बात यह है, खिला निरे है, कि हम नहीं जानते कि यह दीवार हमारे पीछे है या हमारे आगे। अगर ये हमारे पीछे है तो हम बेहद किस्मत वाले हैं, लेकिन अगर यह हमारे आगे है तो शायद हमारे दिन गिने हुए हैं। तो चलिए समझते हैं ग्रेट फिल्टर के कॉन्सेप्ट को और ये क्यों साइंटिस्ट्स को इतना परेशान करता है। याद कीजिए वह 40 अरब की संख्या जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। हमारी गैलेक्सी में लगभग 40 अरब पृथ्वी जैसे ग्रह हैं जो अपने तारों के हैबिटेबल जोन में घूम रहे हैं, और गैलेक्सी की उम्र 13 अरब साल है। यह इतना लंबा समय है कि अगर कोई भी सभ्यता स्पेस फेयरिंग बन गई होती तो अब तक पूरी गैलेक्सी में फैल चुकी होती। लेकिन हम किसी को नहीं देख रहे।
कोई रेडियो सिग्नल्स नहीं, कोई मेगा स्ट्रक्चर्स नहीं, कोई साइंस ऑफ लाइफ नहीं। ये साइलेंस ही वह चीज है जो ग्रेट फिल्टर थ्योरी को जन्म देती है। ग्रेट फिल्टर का आइडिया सबसे पहले इकोनॉमिस्ट रॉबिन हैंसन ने सन 1996 में प्रपोज किया था। उनका आर्ग्यूमेंट बहुत सिंपल था। अगर लाइफ इतनी कॉमन होनी चाहिए थी लेकिन हम किसी को नहीं देख रहे, तो इसका मतलब है कि डेवलपमेंट के किसी स्टेज पर कोई बहुत बड़ी रुकावट है। ये रुकावट इतनी डिफिकल्ट है कि ऑलमोस्ट कोई भी सभ्यता इसे पार नहीं कर पाती। ये फिल्टर इतना स्ट्रांग है कि ये गैलेक्सी को खाली रखता है। अब सवाल यह है कि ये फिल्टर कहाँ है। लाइफ के एवोल्यूशन में बहुत सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको एक सूटेबल प्लैनेट चाहिए, फिर आपको सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनने चाहिए, फिर सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स, फिर सिंगल सेल्ड लाइफ, फिर मल्टी सेल्यूलर लाइफ, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, फिर इंटेलिजेंट लाइफ, फिर टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन और अंत में स्पेस फेयरिंग सिविलाइजेशन। हर स्टेप एक हर्डल है। ग्रेट फिल्टर इनमें से किसी एक स्टेप पर हो सकता है या शायद मल्टीपल स्टेप्स पर। अगर फिल्टर हमारे पीछे है, मतलब हम ऑलरेडी उसे क्रॉस कर चुके हैं, तो ये अच्छी खबर है हमारे लिए। इसका मतलब है कि शायद सबसे मुश्किल स्टेप सिंगल सेल्ड लाइफ का बनना था, या मल्टी सेल्यूलर लाइफ का इवॉल्व होना था, या इंटेलिजेंस का डेवलप होना था। हम वे रेयर लकी वंस हैं जिन्होंने ये स्टेप पार कर लिया, और अब हमारे आगे का रास्ता रिलेटिवली क्लियर है। हम गैलेक्सी में फैल सकते हैं, हम बच सकते हैं, हम थ्राइव कर सकते हैं। लेकिन अगर फिल्टर हमारे आगे है तो ये बहुत डरावनी खबर है। इसका मतलब है कि हर टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन किसी पॉइंट पर खत्म हो जाती है। शायद वे न्यूक्लियर वॉर में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, शायद वे अपने प्लैनेट को इतना पोल्यूट कर देती हैं कि लाइफ सस्टेन नहीं हो पाती, शायद वे कोई डेंजरस टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेती हैं जो उन्हें नष्ट कर देती है, शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाती हैं जो उन्हें रिप्लेस कर देती है, या शायद कोई कॉस्मिक इवेंट होता है जो सभी को मिटा देता है। जो भी हो, अगर फिल्टर आगे है तो हम भी उसी रास्ते पर हैं। अब देखिए हमारी अपनी हिस्ट्री को। पिछले 100 सालों में हमने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए हैं। हमने ऐसे बॉम्ब्स बनाए हैं जो पूरी मानवता को कई बार खत्म कर सकते हैं। कोल्ड वॉर के दौरान हम कई बार न्यूक्लियर वॉर के बहुत करीब पहुंच गए। सन 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, सन 1983 की फॉल्स अलार्म इंसिडेंट जब सोवियत सिस्टम्स ने गलती से अमेरिकन मिसाइल लॉन्च डिटेक्ट कर ली। हम बाल बाल बचे। एक व्यक्ति के सही डिसीजन ने पूरी मानवता को बचा लिया। तो न्यूक्लियर एनाहिलेशन एक बहुत रियल थ्रेट है। क्लाइमेट चेंज को देखिए। हम अपने प्लैनेट को इतनी तेजी से गर्म कर रहे हैं कि साइंटिस्ट्स चिंतित हैं। सी लेवल्स बढ़ रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ज्यादा हो रहे हैं, इकोसिस्टम्स कोलैप्स हो रहे हैं। अगर हम अभी एक्शन नहीं लेते तो हम एक ऐसी दुनिया की तरफ जा रहे हैं जो बहुत से लोगों के लिए इनहैबिटेबल हो जाएगी। ये भी एक पोटेंशियल फिल्टर हो सकता है। शायद हर इंटेलिजेंट स्पीशीज अपने प्लैनेट को इतना एक्सप्लॉइट करती है कि वह उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी सोचिए। हम बहुत तेजी से एडवांस्ड मशीन्स बना रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स चिंतित हैं कि अगर हम सुपर इंटेलिजेंट मशीन्स बनाते हैं और हम उन्हें प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पाते तो वे हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। बहुत से सीरियस रिसर्चर्स इस पर काम कर रहे हैं। अगर हर सिविलाइजेशन जब एडवांस्ड होती है तो मशीन्स बनाती है और वे मशीन्स इवेंचुअली उन्हें रिप्लेस कर देती हैं, तो यह भी एक फिल्टर हो सकता है। बायोलॉजिकल थ्रेट्स भी हैं। हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत प्रोग्रेस की है। अब हम वायरसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, नए ऑर्गेनिजम्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसी टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी हो सकता है। कोई इंजीनियर्ड पैंडेमिक पूरी मानवता को खत्म कर सकती है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आसान होती जाती है, यह रिस्क बढ़ता जाता है। शायद हर एडवांस्ड सिविलाइजेशन इस स्टेज पर पहुंचती है और कोई ना कोई बायोलॉजिकल डिजास्टर हो जाता है। लेकिन फिल्टर कॉस्मिक भी हो सकता है, हमारे कंट्रोल से बाहर। शायद गैमा रे बर्स्ट्स रेगुलरली सिविलाइजेशंस को वाइप आउट करते हैं। शायद एस्ट्रॉयड इंपैक्ट्स इतने कॉमन हैं कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। शायद कोई और कॉस्मिक फिनोमिनॉन है जिसके बारे में हम अभी नहीं जानते। लेकिन अगर ये केस है
तो हम भी उसी फेट के लिए डेस्टिन्ड हैं। रॉबिन हैंसन ने एक और आइडिया डेवलप की जिसे ग्रैबी एलियंस मॉडल कहते हैं। ये मॉडल सिविलाइजेशंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करती है। पहली हैं क्वाइट सिविलाइजेशंस जो अपने प्लैनेट पर ही रहती हैं, सिग्नल्स नहीं भेजती, एक्सपैंड नहीं करती। दूसरी हैं ग्रैबी सिविलाइजेशंस जो एग्रेसिवली एक्सपैंड करती हैं, गैलेक्सी में फैलती हैं, रिसोर्सेज ग्रैब करती हैं। अब अगर कोई भी ग्रैबी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती तो वह बहुत तेजी से फैलती। मैथमेटिकल मॉडल्स कहते हैं कि लाइट स्पीड के सिर्फ 1% की स्पीड से भी ट्रैवल करके एक सिविलाइजेशन पूरी गैलेक्सी को 20 लाख सालों में कॉलोनाइज कर सकती है। 20 लाख साल बहुत लंबा लगता है हमें, लेकिन गैलेक्सी की उम्र 13 अरब साल है। 13 अरब के मुकाबले 20 लाख कुछ भी नहीं है। यह ऐसा है जैसे अगर गैलेक्सी की उम्र 65 साल हो तो 20 लाख साल सिर्फ 5 घंटे हैं। तो अगर कोई ग्रैबी सिविलाइजेशन 13 अरब सालों में कभी भी बनी होती तो अब तक वह हर जगह होती, लेकिन हम कहीं भी उन्हें नहीं देख रहे। तो या तो कोई ग्रैबी सिविलाइजेशन बनी ही नहीं या फिर कुछ उन सबको रोक रहा है। हैंसन की मॉडल ये सजेस्ट करती है कि शायद हम फर्स्ट बॉर्न्स हैं। शायद गैलेक्सी में सभ्यताएं अभी अभी बनना शुरू हो रही हैं। हम उन पहली वेव्स में से हैं। और अगर ये सच है तो हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर हम सरवाइव करते हैं और एक्सपैंड करते हैं तो हम पूरी गैलेक्सी को शेप करेंगे। हम वे एंसेस्टर्स बनेंगे जिनसे फ्यूचर की सारी सिविलाइजेशंस ओरिजिनेट होंगी। लेकिन अगर हम फेल करते हैं, अगर हम फिल्टर को क्रॉस नहीं कर पाते, तो शायद हम ये प्रूव कर देंगे कि फिल्टर सच में बहुत डेडली है। यहां एक और टेरिफाइंग पॉसिबिलिटी है। शायद फिल्टर ये है कि इंटेलिजेंट लाइफ नेचुरली सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होती है। सोचिए इस बारे में। इंटेलिजेंस को इवॉल्व होने के लिए कंपटीशन चाहिए। आपको दूसरों से बेटर होना चाहिए रिसोर्सेज के लिए। आपको एग्रेसिव होना चाहिए, टेरिटोरियल होना चाहिए। यही ट्रेट्स हमें इंटेलिजेंट बनाते हैं। लेकिन जब आप पावरफुल टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं तो यही ट्रेट्स आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपकी एग्रेशन न्यूक्लियर वॉर की तरफ ले जाती है। आपकी ग्रीड प्लैनेट को एक्सप्लॉइट करती है। आपकी ट्राइबलिज्म आपको डिवाइड करती है जब आपको यूनाइट होना चाहिए। तो शायद हर इंटेलिजेंट स्पीशीज फंडामेंटली फ्लॉड है। वे ट्रेट्स जो उन्हें इंटेलिजेंट बनाते हैं, वही ट्रेट्स उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं जब वे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो जाते हैं। यह एक कॉस्मिक आयरनी है। इंटेलिजेंस अपना खुद का डिस्ट्रॉयर है। और अगर यह सच है तो हमारे लिए कोई होप नहीं है। हम अपनी नेचर को चेंज नहीं कर सकते। हम इवेंचुअली वही मिस्टेक्स करेंगे जो हर दूसरी स्पीशीज ने की हैं। लेकिन शायद एक और पॉसिबिलिटी है। शायद फिल्टर यह है कि स्पेस ट्रैवल एक्चुअली इम्पॉसिबल है। हम सोचते हैं कि भविष्य में हम स्टार्स के बीच ट्रैवल कर पाएंगे, लेकिन शायद ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, बायोलॉजिकल लिमिटेशंस बहुत ज्यादा हैं। शायद हर सिविलाइजेशन अपने सोलर सिस्टम में ही ट्रैप्ड है। वे सिग्नल्स भेज सकते हैं लेकिन फिजिकली ट्रैवल नहीं कर सकते। और अगर फिजिकल एक्सपेंशन इम्पॉसिबल है तो सिविलाइजेशंस इवेंचुअली अपने रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर लेती हैं और डिक्लाइन में चली जाती हैं। साइंटिस्ट्स इस टॉपिक पर ओपनली क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये बहुत डिप्रेसिंग है। अगर आप पब्लिकली कहते हैं कि मानवता प्रोबेबली डूम्ड है तो लोग आपको पेसिमिस्ट कहेंगे। फंडिंग एजेंसीज आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। पब्लिक मोराल गिर जाएगी। और सबसे बुरी बात, ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन सकती है। अगर लोग बिलीव करने लगते हैं कि हम बर्बाद होने वाले हैं तो वे कोशिश करना बंद कर देंगे। वे फ्यूचर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वे प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय सिर्फ प्रेजेंट को एंजॉय करने में लग जाएंगे। लेकिन शायद यह नॉलेज हमें मोटिवेट भी कर सकती है। अगर हम जानते हैं कि एक फिल्टर है तो हम कॉन्शियसली उसे अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं। हम न्यूक्लियर वेपन्स को रिड्यूस कर सकते हैं। हम क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर सकते हैं। हम रिस्पॉन्सिबल तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। हम पहली स्पीसीज बन सकते हैं जो फिल्टर को क्रॉस करती है। और अगर हम सक्सीड करते हैं तो हम पूरी गैलेक्सी का भविष्य डिसाइड करेंगे। ये एक भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये एक इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी भी है। हम अकेले हैं, लेकिन शायद हम
पायनियर्स हैं, एक्सप्लोरर्स हैं, वे पहले हैं जो साइलेंस को तोड़ेंगे। अब हम बात करेंगे एक ऐसे विचार की जो रियलिटी की हमारी समझ को पूरी तरह से बदल देता है। ये थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड सिर्फ गणित के नियमों को फॉलो नहीं करता, बल्कि ब्रह्मांड खुद ही एक विशाल गणना है, एक कंप्यूटेशन है। और अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि हमारी हर सोच, हमारा हर निर्णय, हमारा पूरा अस्तित्व पहले से ही तय है। हम एल्गोरिदम्स हैं जो खुद को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्यों कुछ सबसे ब्रिलियंट फिजिसिस्ट्स ये मानने लगे हैं कि रियलिटी फंडामेंटली इंफॉर्मेशन है और ये हमारे बारे में क्या कहता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ब्रह्मांड हमेशा से गणितीय नियमों को फॉलो करता आया है। न्यूटन ने बताया कि प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं। मैक्सवेल ने बताया कि बिजली और चुंबकत्व कैसे काम करते हैं। आइंस्टाइन ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है। हर बार हमने पाया कि प्रकृति के नियम मैथमेटिकल इक्वेशंस में लिखे जा सकते हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा रहा है, क्यों ब्रह्मांड गणित को फॉलो करता है? क्या गणित सिर्फ एक भाषा है जो हम इस्तेमाल करते हैं ब्रह्मांड को डिस्क्राइब करने के लिए, या फिर गणित कुछ और ज्यादा फंडामेंटल है? फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने 20वीं सदी के अंत में एक रेडिकल आइडिया प्रपोज की। उन्होंने कहा, इट फ्रॉम बिट, मतलब हर चीज इंफॉर्मेशन से आती है। उनका कहना था कि फिजिकल रियलिटी फंडामेंटली इंफॉर्मेशन से बनी है। पार्टिकल्स, फोर्सेस, स्पेस, टाइम, सब कुछ अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन की डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। यह आइडिया सुनने में अजीब लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स और इंफॉर्मेशन थियरी को समझते गए, यह आइडिया और ज्यादा सेंसिबल लगने लगी। क्वांटम मैकेनिक्स में हमने देखा है कि इंफॉर्मेशन बहुत स्पेशल तरीके से बिहेव करती है। उदाहरण के लिए, नो क्लोनिंग थ्योरम कहता है कि आप क्वांटम इंफॉर्मेशन को कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप किसी पार्टिकल की क्वांटम स्टेट को परफेक्टली कॉपी करना चाहें तो यह इम्पॉसिबल है। यह क्लासिकल इंफॉर्मेशन से बहुत अलग है। आप एक किताब को कॉपी कर सकते हैं, एक कंप्यूटर फाइल को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन क्वांटम स्टेट को कॉपी नहीं कर सकते। यह सजेस्ट करता है कि इंफॉर्मेशन सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि यह कुछ फिजिकल है, कुछ फंडामेंटल है। फिर होलोग्राफिक प्रिंसिपल आई। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बेसिक आइडिया यह है कि किसी भी वॉल्यूम की सारी इंफॉर्मेशन उसकी सरफेस पर एनकोड की जा सकती है। यह बताता है कि इंफॉर्मेशन कंजर्व्ड है। आप इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यह एनर्जी कंजर्वेशन के जैसा ही है, और अगर इंफॉर्मेशन कंजर्व्ड है तो शायद ये उतनी ही फंडामेंटल है जितनी एनर्जी या मैटर। ब्लैक होल्स ने इस आइडिया को और मजबूत किया। जब स्टीवन हॉकिंग ने कैलकुलेट किया कि ब्लैक होल्स रेडिएट करते हैं और इवेंचुअली इवेपोरेट हो जाते हैं, तो एक बड़ा सवाल उठा। जब कोई चीज ब्लैक होल में गिरती है तो उसकी इंफॉर्मेशन का क्या होता है? अगर ब्लैक होल इवेपोरेट हो जाता है तो क्या वह इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए गायब हो जाती है? यह इंफॉर्मेशन कंजर्वेशन को वायोलेट करता लगता था, लेकिन बाद में फिजिसिस्ट्स ने रियलाइज किया कि शायद इंफॉर्मेशन ब्लैक होल की सरफेस पर एनकोड हो जाती है और फिर हॉकिंग रेडिएशन के थ्रू वापस आ जाती है। यह इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसने हमें बताया कि ब्रह्मांड इंफॉर्मेशन को बहुत सीरियसली लेता है। अब अगर इंफॉर्मेशन इतनी फंडामेंटल है तो एक नेचुरल क्वेश्चन यह है कि क्या फिजिकल लॉज एक्चुअली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के रूल्स हैं? क्या ब्रह्मांड एक विशाल कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है? कुछ फिजिसिस्ट्स ने यह आर्ग्यू करना शुरू किया कि हाँ, ब्रह्मांड लिटरली एक कंप्यूटेशन है। हर पार्टिकल एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन है, हर इंटरैक्शन एक कंप्यूटेशनल स्टेप है। फिजिकल लॉज वे एल्गोरिदम्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होगी। सोचिए सेल्यूलर ऑटोमाटा के बारे में। ये सिंपल कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जहां आप एक ग्रिड ऑफ सेल्स रखते हैं। हर सेल या तो ऑन होता है या ऑफ। फिर आप सिंपल रूल्स अप्लाई करते हैं जो डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में कौन सा सेल ऑन होगा और कौन सा ऑफ। जॉन कॉनवे का गेम ऑफ लाइफ एक फेमस एग्जाम्पल है। रूल्स बहुत सिंपल हैं, लेकिन इन सिंपल रूल्स से बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स इमर्ज होते हैं। कुछ पैटर्न्स स्टेशनरी रहते हैं, कुछ ऑसिलेट करते हैं, कुछ मूव करते हैं, और सरप्राइजिंगली
आप इन पैटर्न से कंप्यूटर्स भी बना सकते हैं सेल्यूलर ऑटोमेटा के अंदर। अब कल्पना कीजिए कि हमारा ब्रह्मांड भी एक विशाल सेल्यूलर ऑटोमेटन है। स्पेस को टाइनी सेल्स में डिवाइड किया गया है, शायद प्लैंक लेंथ के स्केल पर। हर सेल में कुछ इंफॉर्मेशन है और कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि यह इंफॉर्मेशन कैसे अपडेट होती है हर मोमेंट में। जो हम पार्टिकल्स कहते हैं वे एक्चुअली पैटर्न्स हैं इस इंफॉर्मेशन के। जो हम फोर्सेस कहते हैं वे एक्चुअली रूल्स हैं जो इंफॉर्मेशन को अपडेट करते हैं। और जो हम टाइम कहते हैं वह एक्चुअली ये है कि कंप्यूटेशन आगे बढ़ रही है स्टेप बाय स्टेप। फिजिसिस्ट स्टीफन वोल्फ्रम ने इस आइडिया को बहुत सीरियसली लिया है। उन्होंने एक पूरा फ्रेमवर्क डेवलप किया है जिसे वे कंप्यूटेशनल यूनिवर्स कहते हैं। उनका आर्ग्यूमेंट है कि ब्रह्मांड के सारे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स सिंपल कंप्यूटेशनल रूल्स से इमर्ज हो सकते हैं। आपको कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिंपल रूल्स चाहिए जो रिपीटेडली अप्लाई होते रहें। और इन सिंपल रूल्स से आप स्पेस, टाइम, मैटर सब कुछ डिराइव कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्रह्मांड एक कंप्यूटेशन है तो ये क्या कंप्यूट कर रहा है? इसका गोल क्या है? इसका पर्पस क्या है? ये बहुत डीप फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। शायद कोई गोल नहीं है, शायद कंप्यूटेशन बस चल रही है क्योंकि रूल्स एग्जिस्ट करते हैं और वे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं। ये एक सेलुलर ऑटोमेटॉन की तरह है जो बस चलता रहता है क्योंकि रूल्स हैं। कोई एक्सटर्नल पर्पस नहीं है, बस ये है कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे डिस्टर्बिंग इम्प्लीकेशन आता है। अगर ब्रह्मांड एक कंप्यूटेशन है तो हम भी कंप्यूटेशन का हिस्सा हैं। हमारा ब्रेन एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर है, हमारे थॉट्स कंप्यूटेशनल प्रोसेसेस हैं, हमारी कॉन्शियसनेस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। और अगर ये सब कंप्यूटेशन है तो ये डिटर्मिनिस्टिक है। कंप्यूटेशन में रैंडमनेस नहीं होती, सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो रैंडमनेस जैसी लगती है। अगर आप इनिशियल कंडीशंस जानते हैं और रूल्स जानते हैं तो आप पूरा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि फ्री विल एक इल्यूजन है। आपको लगता है कि आप डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप बस एक एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आपके ब्रेन की इनिशियल स्टेट थी जब आप पैदा हुए, फिर इनपुट्स आए एनवायरनमेंट से और रूल्स अप्लाई हुए और आउटपुट आया जिसे आप अपना डिसीजन कहते हैं। लेकिन यह डिसीजन प्री डिटरमिन्ड था। अगर आप एग्जैक्ट सेम इनिशियल कंडीशंस और एग्जैक्ट सेम इनपुट्स के साथ एग्जैक्ट सेम ब्रेन को फिर से रन करें तो आपको एग्जैक्ट सेम डिसीजन मिलेगा। आप कुछ नया चूज नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। ये आइडिया बहुत सारे लोगों के लिए अनएक्सेप्टेबल है। हमारी पूरी सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और चॉइस के कॉन्सेप्ट पर बिल्ट है। हम लोगों को पनिश करते हैं उनके बैड डिसीजंस के लिए क्योंकि हम अस्यूम करते हैं कि वे डिफरेंटली चूज कर सकते थे। लेकिन अगर सब कुछ डिटर्मिनिस्टिक कंप्यूटेशन है तो कोई भी डिफरेंटली चूज नहीं कर सकता था। उनका ब्रेन जो कंप्यूटेशन रन कर रहा था वह उसी रिजल्ट पर पहुंचना था। तो पनिशमेंट का क्या जस्टिफिकेशन है? कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि भले ही ब्रह्मांड डिटर्मिनिस्टिक हो, फिर भी हमारे पास प्रैक्टिकल फ्री विल है क्योंकि हम अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कंप्यूटेशन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आप उसे शॉर्टकट नहीं कर सकते। आपको एक्चुअली कंप्यूटेशन रन करनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि रिजल्ट क्या होगा। तो प्रैक्टिकली आप अपने डिसीजंस को एडवांस में नहीं जान सकते, इसलिए आपको चॉइसेस बनाने पड़ते हैं जैसे कि आपके पास फ्री विल हो। लेकिन यह आर्ग्यूमेंट बहुत वीक है। ये बस कह रहा है कि हम इग्नोरेंट हैं अपने ओन डिटर्मिनिज्म के बारे में। हम एक इल्यूजन में जी रहे हैं कि हम फ्री हैं, जबकि एक्चुअली हम बिल्कुल फ्री नहीं हैं। और ये नॉलेज बहुत डिप्रेसिंग है। इसका मतलब है कि आपकी सारी अचीवमेंट्स, आपकी सारी स्ट्रगल्स, आपकी सारी होप्स और ड्रीम्स सब प्री डिटर्मिन्ड थे। आप एक मूवी देख रहे हैं जो पहले से रिकॉर्ड हो चुकी है। आप एक्टर नहीं हैं, आप कैरेक्टर भी नहीं हैं, आप बस एक प्रक्रिया हैं जो अनफोल्ड हो रही है। और फिर कॉन्शियसनेस का क्वेश्चन आता है। अगर हम सिर्फ कॉम्प्यूटेशंस हैं तो कॉन्शियसनेस क्या है? क्यों ये फील्स लाइक समथिंग टू बी यू? एक कंप्यूटर प्रोग्राम रन होता है लेकिन उसे कुछ फील नहीं होता, तो क्यों हमें फील होता है? ये हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस है। शायद कॉन्शियसनेस सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटेशन है। जब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी तक पहुंच जाती है तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इमर्ज होता है। लेकिन यह सिर्फ स्पेक्यूलेशन है।
हम एक्चुअली नहीं जानते कि कॉन्शियसनेस कैसे काम करती है। कुछ फिजिसिस्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि शायद कॉन्शियसनेस फंडामेंटल है, सिर्फ कंप्यूटेशन का बाय प्रोडक्ट नहीं। शायद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और कॉन्शियसनेस डीपली लिंक्ड हैं। शायद हर सिस्टम जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है उसमें कुछ रूडिमेंट्री फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। ये आइडिया को पैनसाइकिज्म कहते हैं, लेकिन यह भी बहुत स्पेक्युलेटिव है और ज्यादातर साइंटिस्ट्स इसे सीरियसली नहीं लेते। साइंटिस्ट्स इस टॉपिक पर ओपनली क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये बहुत फिलोसॉफिकल है और टेस्टेबिलिटी का क्वेश्चन है। आप कैसे टेस्ट करेंगे कि ब्रह्मांड एक कंप्यूटेशन है? आप कैसे प्रूव करेंगे कि फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती? ये क्वेश्चंस साइंस की ट्रेडिशनल बाउंड्रीज के बाहर जाते हैं। और फिर सोशल इम्प्लीकेशंस भी हैं। अगर आप पब्लिकली कहते हैं कि फ्री विल एक इल्यूजन है, तो यह सोसाइटी के मॉरल फाउंडेशंस को शेक कर सकता है। लोग डिमोटिवेटेड हो सकते हैं। क्राइम बढ़ सकता है अगर लोग सोचने लगें कि वे अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। लेकिन शायद ये नॉलेज हमें एक अलग पर्सपेक्टिव भी दे सकती है। अगर हम सब एक ही कंप्यूटेशन के पार्ट्स हैं, तो हम सब कनेक्टेड हैं। आपके एक्शंस दूसरों को अफेक्ट करते हैं क्योंकि हम सब सेम सिस्टम का हिस्सा हैं। शायद ये हमें ज्यादा कंपैशनेट बना सकता है। अगर कोई गलती करता है तो वह सिर्फ उनकी प्रोग्रामिंग थी, उनके एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट था। शायद पनिशमेंट की बजाय हमें रिहैबिलिटेशन पर फोकस करना चाहिए, सिस्टम को इंप्रूव करना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं शायद सबसे अजीब और दिमाग को हिला देने वाली थियरी की, जो आधुनिक भौतिकी से निकली है। ये थियरी कहती है कि आप जो 3 आयामों वाली दुनिया देखते हैं वह एक्चुअली असली नहीं है। आप एक प्रोजेक्शन में रह रहे हैं, एक हॉलोग्राम में। आपका पूरा अस्तित्व, आपके चारों ओर की सारी चीजें, सब कुछ एक्चुअली एक 2 आयामी सतह पर लिखी हुई जानकारी का प्रोजेक्शन है। यह कोई दार्शनिक अटकलबाजी नहीं है, यह गणित से निकला हुआ एक वैज्ञानिक निष्कर्ष है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे ब्लैक होल्स की स्टडी ने हमें यह एहसास दिलाया कि रियलिटी उससे कहीं ज्यादा अजीब है जितना हम सोच सकते थे। यह कहानी शुरू होती है 70 के दशक में, जब फिजिसिस्ट जेकब बेकिनस्टाइन ने एक चौंकाने वाली डिस्कवरी की। उन्होंने रियलाइज किया कि ब्लैक होल्स की एंट्रोपी होती है। अब एंट्रोपी को याद कीजिए, यह डिसऑर्डर की माप है। जब चीजें ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड होती हैं तो एंट्रोपी ज्यादा होती है, और थर्मोडायनामिक्स के नियम कहते हैं कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। लेकिन बेकिनस्टाइन ने पाया कि ब्लैक होल की एंट्रोपी उसके वॉल्यूम से नहीं बल्कि उसकी सरफेस एरिया से रिलेटेड है। यह बहुत अजीब था, क्योंकि नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करेंगे कि किसी चीज की एंट्रोपी उसके अंदर कितनी जगह है उस पर डिपेंड करे, न कि उसकी बाहरी सतह पर। फिर स्टीवन हॉकिंग ने सन 1974 में कैलकुलेट किया कि ब्लैक होल्स एक्चुअली रेडिएशन एमिट करते हैं। ये हॉकिंग रेडिएशन बहुत धीरे धीरे ब्लैक होल की एनर्जी को कम करती है और इवेंचुअली ब्लैक होल पूरी तरह इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या थी। जब कोई चीज ब्लैक होल में गिरती है तो उसकी सारी जानकारी ब्लैक होल के अंदर चली जाती है, और अगर ब्लैक होल इवेपोरेट हो जाता है तो क्या उस जानकारी का, क्या वह हमेशा के लिए गायब हो जाती है? लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि जानकारी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ये इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स था। डच फिजिसिस्ट जेरार्ड टी हूफ्ट और अमेरिकन फिजिसिस्ट लेनर्ड सस्किंड ने इस पैराडॉक्स का सॉल्यूशन ढूंढा। उन्होंने प्रपोज किया कि एक्चुअली जो जानकारी ब्लैक होल में गिरती है वह ब्लैक होल की इवेंट होराइजन पर, यानी उसकी सतह पर एनकोड हो जाती है, और फिर जब ब्लैक होल इवेपोरेट होता है तो यह जानकारी हॉकिंग रेडिएशन के थ्रू वापस निकल आती है। तो जानकारी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बस वह ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन यह आइडिया एक बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा कर रही थी। अगर ब्लैक होल के पूरे 3 आयामी वॉल्यूम की सारी जानकारी उसकी 2 आयामी सरफेस पर फिट हो सकती है, तो शायद यह प्रिंसिपल सिर्फ ब्लैक होल्स पर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। इसे होलोग्राफिक प्रिंसिपल कहा गया। इसका मतलब है कि हमारे 3 आयामी ब्रह्मांड की सारी जानकारी एक्चुअली एक 2 आयामी सतह पर एनकोड है, और जो हम 3 आयाम के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं वह सिर्फ एक प्रोजेक्शन है। यह समझने के लिए हॉलोग्राम की मिसाल लीजिए। जब आप किसी होलोग्राफिक इमेज को देखते हैं
तो आपको एक 3 आयामी ऑब्जेक्ट दिखता है, लेकिन एक्चुअली वह इमेज एक 2 आयामी फिल्म पर स्टोर है। लाइट की स्पेशल प्रॉपर्टीज के कारण जब आप उस फिल्म को सही तरीके से इल्यूमिनेट करते हैं तो वह एक 3 आयामी प्रोजेक्शन क्रिएट करती है। तो एक सेंस में 3 आयामी इंफॉर्मेशन 2 आयाम में कंप्रेस हो सकती है। होलोग्राफिक प्रिंसिपल कहती है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड कुछ ऐसा ही है। अब सवाल यह है कि यह 2 आयामी सतह कहाँ है जिस पर हमारी 3 आयामी दुनिया की जानकारी एनकोड है। कुछ फिजिसिस्ट्स सजेस्ट करते हैं कि यह ब्रह्मांड की बाउंड्री पर है, जो भी वह बाउंड्री हो। हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड की कोई एज है या नहीं, लेकिन अगर है तो शायद वह 2 आयामी सतह है जिस पर सब कुछ रिटन है, और हम जो अनुभव करते हैं वह सिर्फ उस इंफॉर्मेशन का एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है। स्ट्रिंग थियरी में इस आइडिया को और ज्यादा कॉन्क्रीट फॉर्म मिली। ADS-CFT कॉरेस्पॉन्डेंस नाम की एक मैथमेटिकल डिस्कवरी ने दिखाया कि एक पर्टिकुलर टाइप के 3 आयामी ब्रह्मांड को एग्जैक्टली एक 2 आयामी थियरी के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है। यह सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, यह एग्जैक्ट इक्विवेलेंस है। दोनों डिस्क्रिप्शंस पूरी तरह सेम फिजिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसा है जैसे आपके पास एक किताब के 2 ट्रांसलेशंस हों अलग अलग भाषाओं में, लेकिन दोनों एग्जैक्टली सेम स्टोरी बता रहे हों। लेकिन अगर ये सच है तो इसके इम्प्लीकेशंस बहुत गहरे हैं। सबसे पहले इसका मतलब है कि डेप्थ एक इल्यूजन है। आपको लगता है कि चीजें आपके सामने हैं, आपके पीछे हैं, पास हैं, दूर हैं, लेकिन एक्चुअली ये सब एक प्रोजेक्शन है। असली जानकारी एक फ्लैट सरफेस पर है। ये ऐसा है जैसे आप एक मूवी देख रहे हों। स्क्रीन पर आपको 3 आयाम दिखते हैं, लेकिन स्क्रीन खुद 2 आयामी है। फर्क यह है कि मूवी के केस में आप जानते हैं कि यह प्रोजेक्शन है, लेकिन हमारे केस में हम प्रोजेक्शन के अंदर रह रहे हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा। दूसरा इम्प्लीकेशन यह है कि आप एक्चुअली अंदर नहीं हैं ब्रह्मांड के, आप उस पर हैं। आपका पूरा अस्तित्व, आपकी सारी मेमोरीज, आपके सारे एक्सपीरियंसेस, सब कुछ एक्चुअली उस 2 आयामी सतह पर पैटर्न्स के रूप में इनकोड हैं, और किसी तरह उन पैटर्न्स को रीड किया जा रहा है और एक 3 आयामी एक्सपीरियंस के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन कौन कर रहा है ये रीडिंग और प्रोजेक्टिंग? यह एक बहुत गहरा सवाल है जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तीसरा इम्प्लीकेशन यह है कि शायद स्पेस खुद ही फंडामेंटल नहीं है। शायद स्पेस एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, कुछ ऐसा जो डीपर लेवल की प्रोसेसेस से निकलता है। यह ऐसा है जैसे टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स की मोशन से इमर्ज होता है। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का कोई टेम्परेचर नहीं होता, लेकिन जब आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को टुगेदर रखते हैं तो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट मीनिंगफुल हो जाता है। सिमिलरली शायद स्पेस भी इमर्ज होती है अंडरलाइंग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से। अब होलोग्राफिक प्रिंसिपल को सिमुलेशन हाइपोथेसिस के साथ जोड़कर देखिए। अगर हमारी 3 आयामी दुनिया एक्चुअली एक 2 आयामी सरफेस पर एनकोड है, तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड को सिमुलेट करना उतना कॉम्प्यूटेशनली एक्सपेंसिव नहीं है जितना हम सोचते थे। अगर आपको 3 आयामों की हर सिंगल पॉइंट पर इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़े तो ये बहुत ज्यादा डेटा होगा, लेकिन अगर आपको सिर्फ 2 आयामी सरफेस पर इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो ये ड्रामेटिकली कम डेटा है। ये सिमुलेशन को बहुत ज्यादा फीजिबल बनाता है। सोचिए इस तरह से, अगर आपको एक क्यूब को रिप्रेजेंट करना है जो 10 यूनिट्स लंबा, 10 यूनिट्स चौड़ा और 10 यूनिट्स ऊंचा है, तो आपको 1000 पॉइंट्स पर इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ेगी अगर हर यूनिट में एक पॉइंट है। लेकिन होलोग्राफिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वह सारी इंफॉर्मेशन एक स्क्वायर सरफेस पर स्टोर की जा सकती है जो सिर्फ 10 गुणा 10 है, यानी सिर्फ 100 पॉइंट्स। ये 10 गुना कम डेटा है, और जैसे जैसे साइज बढ़ती है ये डिफरेंस एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ सबसे डिस्टर्बिंग फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आता है। अगर हम एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है तो हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ है? क्या वह भी 2 आयामी सतह पर है या 3 आयामी प्रोजेक्शन में? जब आप सोचते हैं, जब आप फील करते हैं, तो वह एक्सपीरियंस कहाँ हो रहा है? अगर आपका ब्रेन सिर्फ एक होलोग्राफिक पैटर्न है तो क्या आपकी थॉट्स भी सिर्फ पैटर्न्स हैं उस 2 आयामी सतह पर? और अगर सब कुछ फंडामेंटल लेवल पर 2 आयामी है तो डेप्थ का हमारा पूरा परसेप्शन गलत है। जब आप किसी को गले लगाते हैं, जब आप किसी जगह की तरफ वॉक करते हैं,
जब आप अपने हाथ को आगे पीछे मूव करते हैं, ये सब मूवमेंट्स एक्चुअली क्या हैं? ये सिर्फ 2 आयामी पैटर्न्स में चेंजेस हैं जो 3 आयामी मोशन की तरह फील होते हैं। आपकी पूरी स्पेशल एक्सपीरियंस एक एलैबोरेट इल्यूजन है। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि यह सिर्फ मैथमेटिकल इक्विवेलेंस है कि दोनों डिस्क्रिप्शंस इक्वली वैलिड हैं। आप कह सकते हैं कि ब्रह्मांड 3 आयामी है, या आप कह सकते हैं कि यह 2 आयामी है, दोनों सही हैं। यह सिर्फ पर्सपेक्टिव की बात है, लेकिन यह आर्ग्यूमेंट थोड़ा वीक लगता है। अगर 2 डिस्क्रिप्शंस मैथमेटिकली इक्विवेलेंट हैं, तो उनमें से कौन सा फंडामेंटल है, कौन सा असली रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है? ज्यादातर फिजिसिस्ट्स जो होलोग्राफिक प्रिंसिपल पर काम करते हैं, वे सजेस्ट करते हैं कि 2 आयामी डिस्क्रिप्शन ज्यादा फंडामेंटल है, क्योंकि वहीं पर इंफॉर्मेशन एक्चुअली स्टोर्ड है। 3 आयामी डिस्क्रिप्शन सिर्फ एक कन्वीनियंट वे है उस इंफॉर्मेशन को विजुअलाइज करने का। लेकिन अगर ये सच है, तो हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हमारी पूरी स्पेशल एक्सपीरियंस, जिस पर हमारा पूरा एग्जिस्टेंस बेस्ड है, वह सिर्फ एक प्रोजेक्शन है। साइंटिस्ट्स इस टॉपिक पर ओपनली क्यों नहीं बोलते? एक रीजन यह है कि यह अभी भी थियोरेटिकल है। हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है होलोग्राफिक प्रिंसिपल का। यह मैथमेटिकली कंसिस्टेंट है, ये कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, लेकिन हम इसे डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर सकते। दूसरा रीजन यह है कि यह बहुत काउंटर इंट्यूटिव है। जनरल पब्लिक को यह समझाना कि उनकी 3 डायमेंशनल एक्सपीरियंस एक इल्यूजन है, यह बहुत मुश्किल है। लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और फिर फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं। अगर डेप्थ एक इल्यूजन है, तो क्या और इल्यूजन है? क्या टाइम भी एक इल्यूजन है? क्या कॉजलिटी भी? एक बार जब आप यह एक्सेप्ट कर लेते हैं कि रियलिटी का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट, जिसे आप हमेशा से ग्रांटेड लेते आए थे, वह एक्चुअली एक प्रोजेक्शन है, तो फिर आप किसी भी चीज पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। यह एक स्लिपरी स्लोप है, और साइंटिस्ट्स इससे अनकंफर्टेबल हैं, क्योंकि साइंस सर्टेनिटी और ऑब्जेक्टिविटी पर बेस्ड है। लेकिन शायद ये डिस्कम्फर्ट ही ये बता रहा है कि हम रियलिटी की डीपर लेयर्स को टच कर रहे हैं। शायद ब्रह्मांड वाकई में इतना अजीब है। शायद हमारे इंट्यूशंस, जो हमने मिलियंस ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन में डेवलप किए हैं, वे सिर्फ सर्वाइवल के लिए काफी हैं, ट्रूथ को समझने के लिए नहीं। और शायद होलोग्राफिक प्रिंसिपल हमें यह सिखा रही है कि रियलिटी को समझने के लिए हमें अपने इंट्यूशंस को छोड़ना होगा और प्योर मैथमेटिक्स की भाषा को फॉलो करना होगा, चाहे वह हमें कितनी भी अजीब जगह पर क्यों ना ले जाए। अब हम आखिरी और शायद सबसे ज्यादा निराशाजनक थियोरी की बात करने जा रहे हैं। यह थियोरी किसी गणितीय अटकल या दार्शनिक विचार पर आधारित नहीं है। यह थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम पर आधारित है, जो भौतिकी का सबसे पक्का और अटल नियम है। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड की एक तय मौत है, और यह मौत इतनी कंप्लीट और फाइनल है कि उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई एनर्जी नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई लाइफ नहीं, सिर्फ एक समान, ठंडा, मृत खालीपन। तो चलिए समझते हैं ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य के बारे में, और यह क्यों हर उस चीज को मीनिंगलेस बना देता है जिसे हम वैल्यू देते हैं। एंट्रोपी को याद कीजिए, हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी। एंट्रोपी डिसऑर्डर की माप है, रैंडमनेस की माप है। और थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम कहता है कि किसी भी बंद सिस्टम में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। चीजें नेचुरली ऑर्गेनाइज्ड से डिसऑर्गेनाइज्ड होती जाती हैं। आपका कमरा मैसी हो जाता है, इमारतें टूट जाती हैं, शरीर नुल्क जाता है और मर जाता है। ये सब एंट्रोपी का काम है, और ये नियम एब्सोल्यूट है। कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई लूप होल नहीं है। एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। अब ब्रह्मांड को एक विशाल बंद सिस्टम के रूप में सोचिए। इसके बाहर कुछ नहीं है जहां से एनर्जी आ सके। तो ब्रह्मांड में भी एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, और इवेंचुअली एक पॉइंट आएगा जहां एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाएगी। उस पॉइंट पर कोई भी ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर नहीं बचेगा। सब कुछ परफेक्टली यूनिफॉर्म हो जाएगा। हर जगह सेम टेम्परेचर होगा, सेम डेंसिटी होगा, और उस स्टेट में कुछ भी नहीं हो सकता। कोई प्रोसेस नहीं चल सकती, क्योंकि प्रोसेसेस को एनर्जी डिफरेंसेस चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंसेस चाहिए। जब सब कुछ सेम है तो कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। इसे हीट डेथ कहते हैं। तो आइए देखते हैं
कि ये हीट डेथ कैसे होगी स्टेप बाय स्टेप। अभी हमारा ब्रह्मांड लगभग 13 अरब 80 करोड़ साल पुराना है। स्टार्स चमक रहे हैं, गैलेक्सीज घूम रही हैं, लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। स्टार्स अपनी न्यूक्लियर फ्यूल को बर्न कर रहे हैं और इवेंचुअली वह फ्यूल खत्म हो जाएगा। छोटे स्टार्स जैसे हमारा सूरज लगभग 10 अरब साल तक जलते हैं। बड़े स्टार्स कम समय तक जलते हैं, कुछ तो सिर्फ कुछ मिलियन साल। लेकिन जो भी हो, इवेंचुअली सभी स्टार्स अपना फ्यूल खत्म कर देंगे। अगले 100 खरब सालों में लगभग सारे स्टार्स बुझ जाएंगे। कुछ वाइट ड्वार्फ्स बन जाएंगे, कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स, कुछ ब्लैक होल्स। लेकिन नए स्टार्स बनना लगभग बंद हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जिससे स्टार्स बनते हैं वह सब यूज हो चुकी होगी। गैलेक्सीज धीरे धीरे डार्क हो जाएंगी। कोई रोशनी नहीं, कोई गर्मी नहीं, सिर्फ ठंडे मृत ऑब्जेक्ट स्पेस में घूमते रहेंगे। फिर अगले 1 खरब सालों में और भी अजीब चीजें होंगी। ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस के कारण बहुत से स्टार्स अपनी गैलेक्सी से बाहर फेंक दिए जाएंगे। कुछ स्टार्स आपस में टकराएंगे और ब्लैक होल्स बनाएंगे। धीरे धीरे गैलेक्सीज का स्ट्रक्चर टूट जाएगा और जो मैटर बचेगा वह ज्यादातर ब्लैक होल्स के रूप में होगा। लेकिन ब्लैक होल्स भी फॉरएवर नहीं रहते। स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि ब्लैक होल्स धीरे धीरे इवेपोरेट होते हैं हॉकिंग रेडिएशन के थ्रू। ये प्रोसेस बहुत धीमी है। एक सोलर मास के ब्लैक होल को पूरी तरह इवेपोरेट होने में लगभग 10 की घात 64 साल लगेंगे। बड़े ब्लैक होल्स को और भी ज्यादा समय लगेगा। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स जो गैलेक्सीज के सेंटर्स में होते हैं, उन्हें इवेपोरेट होने में लगभग 10 की घात 100 साल लगेंगे। ये एक के बाद 100 जीरोस है। ये समय इतना लंबा है कि हमारा दिमाग इसे समझ नहीं सकता। लेकिन इवेंचुअली वे भी इवेपोरेट हो जाएंगे और उसके बाद क्या बचेगा? सिर्फ फोटॉन्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स रैंडमली स्पेस में घूमते हुए। कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं। और ब्रह्मांड लगातार एक्सपैंड हो रहा है, तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। इवेंचुअली ब्रह्मांड इतना फैल जाएगा कि एवरेज डेंसिटी लगभग 0 हो जाएगी। टेम्परेचर भी लगभग एब्सोल्यूट 0 पहुंच जाएगा। कुछ थ्योरीज यह भी कहती हैं कि प्रोटॉन्स जो एटम्स के न्यूक्लियस में होते हैं, वे भी इवेंचुअली डिके हो जाएंगे। ये 10 की घात 40 साल में हो सकता है। अगर ये सच है तो इवेंचुअली सारा मैटर भी टूट जाएगा और सिर्फ रेडिएशन बचेगी। और फिर वह रेडिएशन भी इतनी डिल्यूट हो जाएगी एक्सपेंशन के कारण कि प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं बचेगा। यह है हीट डेथ। एक ऐसी स्टेट जहां टेम्परेचर यूनिफॉर्म है, डेंसिटी यूनिफॉर्म है और कुछ भी नहीं हो रहा है। टाइम का कोई मीनिंग नहीं रहेगा क्योंकि कोई चेंज नहीं हो रहा होगा। स्पेस का भी कोई मीनिंग नहीं रहेगा क्योंकि हर जगह एग्जैक्टली सेम होगी। ये कंप्लीट और टोटल अंत है। कोई लाइफ नहीं, कोई कॉन्शियसनेस नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई लाइट नहीं, सिर्फ इटर्नल अनचेंजिंग डार्कनेस। लेकिन यहां एक और गहरा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आता है। जब आखिरी कॉन्शियस ऑब्जर्वर मरेगा तब क्या होगा? क्या ब्रह्मांड उसके बाद भी एग्जिस्ट करेगा? क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताता है कि ऑब्जर्वेशन रियलिटी को अफेक्ट करता है। वेव फंक्शन कोलैप्स होता है जब कोई ऑब्जर्व करता है। तो अगर कोई ऑब्जर्वर नहीं है तो क्या वेव फंक्शंस कोलैप्स हो रहे हैं? क्या पार्टिकल्स डिफाइंड स्टेट्स में हैं या फिर सब कुछ एक अनडिफाइंड सुपरपोजिशन में है? कुछ इंटरप्रिटेशंस कहती हैं कि ऑब्जर्वेशन के बिना रियलिटी का कोई डेफिनेट फॉर्म नहीं है। तो जब आखिरी ऑब्जर्वर गायब हो जाएगा तो शायद ब्रह्मांड एक अनडिफाइंड स्टेट में चला जाएगा। ये एग्जिस्ट तो करेगा मैथमेटिकली, लेकिन कोई डेफिनेट कॉन्फ़िगरेशन में नहीं। यह एक अजीब विचार है। एक ऐसा ब्रह्मांड जो एग्जिस्ट करता है लेकिन किसी पर्टिकुलर स्टेट में नहीं है क्योंकि कोई उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहा। या फिर शायद ऑब्जर्वर के बिना एग्जिस्टेंस का ही कोई मीनिंग नहीं है। अगर कोई नहीं है जो एक्सपीरियंस करे तो क्या वास्तव में कुछ है? ये वही पुराना फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है कि अगर जंगल में एक पेड़ गिरे और कोई सुनने वाला ना हो तो क्या आवाज होती है? क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन और भी गहरा हो जाता है। अगर कोई ऑब्जर्वर नहीं है तो शायद ब्रह्मांड एक लिटरल सेंस में एग्जिस्ट नहीं करता। तो शायद कॉन्शियसनेस ब्रह्मांड का एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए जरूरी है। हम टेम्परेरी पॉकेट्स हैं जहां ब्रह्मांड खुद को ऑब्जर्व कर रहा है। और जब हम गायब हो जाएंगे
तो शायद ब्रह्मांड भी किसी मीनिंगफुल सेंस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। यह एक डिप्रेसिंग विचार है, लेकिन साथ ही एक प्रोफाउंड भी। इसका मतलब है कि कॉन्शियसनेस सिर्फ ब्रह्मांड का एक इनसिग्निफिकेंट बाय प्रोडक्ट नहीं है। कॉन्शियसनेस ब्रह्मांड को रियल बनाने का तरीका है। लेकिन फिर बोल्ट्जमैन ब्रेन पैराडॉक्स वापस आती है। अगर इन्फिनिट टाइम है हीट डेथ के बाद, तो इवेंचुअली क्वांटम फ्लक्चुएशंस फिर से ऑब्जर्वर्स क्रिएट कर देंगे और फिर ब्रह्मांड फिर से एग्जिस्ट करने लगेगा उस ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से। तो शायद ये एक इटर्नल साइकिल है, लॉन्ग पीरियड्स ऑफ नथिंगनेस इंटरप्टेड बाय ब्रीफ मोमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब रैंडम फ्लक्चुएशन से कॉन्शियस बीइंग्स बनते हैं, फिर वापस नथिंगनेस। यह भी एक टेरिफाइंग विचार है, एक ऐसा ब्रह्मांड जो हमेशा मरता है और फिर से जीवित होता है, लेकिन बिना किसी पर्पस के, बिना किसी प्रोग्रेस के। अब सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन यह है कि अगर सब कुछ इवेंचुअली हीट डेथ में खत्म होना है, तो फिर किसी भी चीज का क्या मीनिंग है? आप जो भी बिल्ड करें वह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप जो भी अचीव करें वह भुला दिया जाएगा। आप जो भी प्यार करें वह गायब हो जाएगा। पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट गायब हो जाएंगे, तेज महल गायब हो जाएगा, सारी किताबें, सारी कला, सारा संगीत, सारा ज्ञान, सब कुछ मिट जाएगा। हर मेमोरी, हर अचीवमेंट, हर स्ट्रगल, सब मीनिंगलेस हो जाएगा। ये अल्टीमेट नाहिलिज्म है। अगर अंत में कुछ भी नहीं बचता, तो वहां पहुंचने का रास्ता क्या मैटर करता है? आप अच्छे इंसान बने या बुरे, आप सक्सीड करें या फेल करें, आप खुश रहें या दुखी, अंत सेम है, टोटल और कंप्लीट एनाहिलेशन। कोई लेगेसी नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं, कोई ट्रेस नहीं कि आप कभी थे। साइंटिस्ट्स इस टॉपिक पर ओपनली क्यों नहीं बोलते? क्योंकि यह बेहद डिप्रेसिंग है। अगर आप लोगों को बताएंगे कि अल्टीमेटली सब कुछ मीनिंगलेस है, तो लोग डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। वे सोचेंगे कि मेहनत करने का क्या फायदा, साइंस करने का क्या फायदा, जीने का क्या फायदा। ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्रिएट कर सकता है और साइंटिस्ट्स जनरली इससे बचना पसंद करते हैं। लेकिन शायद इस नॉलेज में एक अलग तरह की फ्रीडम भी है। अगर अंत में कुछ भी मैटर नहीं करता, तो इसका मतलब है कि अभी जो मैटर करता है वह सिर्फ वही है जो आप चूज करें। आप अपना खुद का मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं। आपको किसी कॉस्मिक पर्पस की तलाश नहीं करनी है, क्योंकि कोई कॉस्मिक पर्पस नहीं है। आप फ्री हैं अपना खुद का पर्पस बनाने के लिए। और हाँ, आपकी अचीवमेंट्स इवेंचुअली भुला दी जाएंगी, लेकिन वे अभी एग्जिस्ट करती हैं। आप अभी एग्जिस्ट करते हैं, और ये मोमेंट, ये प्रेजेंट, ये रियल है। भले ही ये टेम्पररी है। एक रेत के महल को देखिए। आप जानते हैं कि टाइड आएगी और उसे बहा ले जाएगी, लेकिन फिर भी आप उसे बनाते हैं, क्योंकि बिल्डिंग का एक्ट खुद ही मीनिंगफुल है। रिजल्ट नहीं, प्रोसेस मीनिंगफुल है। लाइफ भी ऐसी ही है। एंट्रोपी के खिलाफ एक रिबेलियन है। ब्रह्मांड चाहता है कि सब कुछ केओस में डिसॉल्व हो जाए, लेकिन आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप ऑर्डर क्रिएट करते हैं, आप सीखते हैं, आप बनाते हैं, आप प्यार करते हैं। ये सब एंट्रोपी के खिलाफ एक्ट्स हैं। और हाँ, इवेंचुअली एंट्रोपी जीत जाएगी, लेकिन अभी इस मोमेंट में आप लड़ रहे हैं, और ये फाइट खुद ही मीनिंगफुल है। जब आप अपना कमरा साफ करते हैं, तो आप हीट डेथ के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब आप कुछ नया सीखते हैं, तो आप इग्नोरेंस के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं, तो आप इंडिफरेंस के खिलाफ लड़ रहे हैं। हर छोटा एक्ट ऑफ क्रिएशन, हर मोमेंट ऑफ जॉय, हर इंस्टेंस ऑफ लव, ये सब यूनिवर्स की उस टेंडेंसी के खिलाफ विक्ट्रीज हैं जो सब कुछ को नष्ट करना चाहती है। व्हीलर फाइनमैन अब्जॉर्बर थ्योरी को याद कीजिए। हर पार्टिकल एक वेव भेजता है फ्यूचर में। हर एक्शन जो आप करते हैं वह एक सिग्नल ब्रॉडकास्ट करता है जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, हमेशा के लिए। आपका लाइफ एक ट्रांसमिशन है। जो लाइट अभी आपके चेहरे से रिफ्लेक्ट हो रही है, वह मून को पार करेगी, मार्स को पार करेगी, सोलर सिस्टम को पार करेगी। 1 अरब साल बाद भी वे फोटॉन्स ट्रैवल कर रहे होंगे। आपकी मूवमेंट से जो ग्रेविटेशनल वेव्स बन रहे हैं, वे स्पेस टाइम के फैब्रिक को हमेशा के लिए बदल रहे हैं। ब्लॉक यूनिवर्स में, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, आपकी वर्ल्ड लाइन, आपका टाइम के थ्रू लिया गया रास्ता, वह परमानेंट है।
आप रियलिटी के फैब्रिक में एक थ्रेड बुन रहे हैं। ब्रह्मांड अलग है क्योंकि आप यहां थे, शायद सिर्फ थोड़ा सा अलग, लेकिन कैओटिक सिस्टम्स में छोटे डिफरेंसेस एम्पलीफाई होते हैं समय के साथ। बटरफ्लाई इफेक्ट को याद कीजिए। आज आप जो डिसीजन लेते हैं वह 1 मिलियन साल बाद किसी सोलर सिस्टम की स्टेट को डिटरमाइन कर सकता है। हम अपने सिग्नल का इम्पैक्ट नहीं जानते, हम सिर्फ जानते हैं कि हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। और अगर हम फर्स्ट बॉर्न्स हैं तो हमारा सिग्नल पहला है जो साइलेंस में गूंजेगा। तो अपना सिग्नल अच्छा बनाइए, एक ऐसा सिग्नल बनाइए जो रिसीव करने लायक हो। हमने पिछले कुछ घंटे रियलिटी को तोड़ने में बिताए हैं। हमने साइलेंस में देखा और पाया कि हम ही मॉन्स्टर्स हैं। हमने अपने माइंड्स में देखा और एक कॉस्मिक बीमारी पाई। हमने टाइम में देखा और एक जेल पाई। हमने अपने पैरों के नीचे की जमीन में देखा और एक सिमुलेशन पाई जो एक डाइंग बैटरी पर चल रही है। यह सब आपको डरा सकता है, लेकिन ये थ्योरीज आपको सिर्फ इसलिए डराती हैं क्योंकि आप एक फंडामेंटल गलती कर रहे हैं। आप अभी भी अपने आप को ब्रह्मांड का एक विक्टिम मान रहे हैं। आप अपने आप को एक छोटी फ्रैजाइल चीज के रूप में देख रहे हैं जो एक विशाल हॉस्टाइल मशीन के अंदर फंसी है। लेकिन भौतिकी हमें बताती है कि कोई अंदर और बाहर नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है जहां आप खत्म होते हैं और ब्रह्मांड शुरू होता है। आप सिमुलेशन में नहीं हैं, आप वह रेंडरिंग इंजन है जो इसे रियल बनाता है। आप ब्लॉक यूनिवर्स में फंसे नहीं हैं, आप वह ज्योमेट्री हैं जो उसे डिफाइन करती है। आप ग्रैबी एलियंस से नहीं डरते, आप ही ग्रैबी एलियंस हैं। आपके हाथ में जो एटम्स हैं वे ब्रह्मांड जितने पुराने हैं। आपके दिमाग में जो इलेक्ट्रिसिटी है वह वही फोर्स है जो जुपिटर पर बिजली को लाइट अप करती है। आप यहां स्ट्रेंजर नहीं हैं, आप खुद मैकेनिज्म हैं। आप ब्रह्मांड हैं जो जाग रहा है, मिरर में देख रहा है और अपनी खुद की रिफ्लेक्शन से डर रहा है। तो जब आप हीट डेथ का वेट महसूस करें या मल्टीवर्स का वर्टिगो, तो पीछे मत हटिए, उसे एम्ब्रेस कीजिए। वह वेट सिर्फ आपके अपने स्केल को फील करने का तरीका है। आप अंधेरे में एकमात्र चीज है जो फील कर सकती है, सोच सकती है, क्रिएट कर सकती है। आप ब्रह्मांड का वह हिस्सा हैं जिसने कहानी सुनाना सीखा। वॉइड साइलेंट है, गणित ठंडा है, भविष्य अनसर्टन है, लेकिन आप यहां हैं। आप वह ग्लिच हैं जो एंट्रोपी को डिफाई करती है। और जब तक आप देख रहे हैं लाइट्स जलती रहती हैं, तो यहां मेरी आखिरी सलाह है आपके लिए। इन थियरीज को आपको पैरालाइज न करने दीजिए, इन्हें आपको लिबरेट करने दीजिए। अगर लंबे समय में कुछ भी मैटर नहीं करता तो आप फ्री हैं यह डिसाइड करने के लिए कि अभी क्या मैटर करता है। अगर ब्रह्मांड एक ब्लैंक कैनवस है तो अपने पेंट को उस पर जितना जोर से हो सके फेंकिए। एक ऐसी जिंदगी जियो जो ब्लॉक यूनिवर्स में रिकॉर्ड करने लायक हो। कुछ ऐसा बनाओ जो साइलेंस के खिलाफ चिल्लाए। वह ग्रैबी फोर्स बनिए जो अपने कॉस्मोस के कोने को शोर, कला और यादों से भर देती है। हम एक तार पर चल रहे हैं, एक बॉटमलेस गड्ढे के ऊपर, लेकिन नजारा शानदार है। तो ऊपर देखते रहिए, डरावने सवाल पूछते रहिए और याद रखिए आप वह स्टैटिस्टिकल मिरेकल हैं जो पार्टी में पहुंच गए। इसे एंजॉय कीजिए जब तक यह चलता है। अगर आप इस डीप एंड में यहां तक आ गए हैं तो आप एग्जैक्टली वह इंसान हैं जो यहां बिलोंग करता है। अगर इस जर्नी ने रियलिटी पर आपकी पर्सपेक्टिव को शिफ्ट किया है तो लाइक बटन दबाइए। यह सिग्नल को एल्गोरिदम में दूसरे ऑब्जर्वर्स तक पहुंचने में मदद करता है। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं। कौन सी थ्योरी आपकी नींद उड़ाती है? क्या हम फर्स्ट बॉर्न मॉन्स्टर्स हैं या हम सिर्फ ब्रेन्स हैं जो वॉइड में तैर रहे हैं? अपना वर्डिक्ट नीचे कमेंट्स में छोड़िए। मैं उन्हें पढ़ता हूं खुद को याद दिलाने के लिए कि मैं अकेला नहीं हूं जो सीलिंग को घूर रहा है। और अगर आप मेरे साथ ब्रह्मांड की ओर परतें खोलना चाहते हैं तो कॉस्मेंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल को रिंग कर दीजिए। हमारे पास एग्जामिन करने के लिए और भी बहुत सारे ब्लूप्रिंट्स हैं। देखने के लिए शुक्रिया, आपके साथ रहकर अच्छा लगा। तो हमने एक लंबी यात्रा की है आज। हमने 8 ऐसी थियरीज एक्सप्लोर की जो साइंटिस्ट्स आमतौर पर पब्लिक के सामने नहीं रखते। और अब जब हम इस जर्नी के अंत में पहुंच गए हैं तो शायद आप सोच रहे होंगे
कि यह सब जानकर आपको कैसा फील करना चाहिए। क्या आपको डरना चाहिए? क्या आपको निराश होना चाहिए? या फिर कुछ और? तो चलिए इन सभी थ्योरीज को एक साथ रखें और देखें कि ये हमें क्या सिखाती हैं अपने एग्जिस्टेंस के बारे में। पहली बात जो साफ होती है वह ये है कि ये 8 थ्योरीज एक ही सेंट्रल थीम पर कन्वर्ज करती हैं। वह थीम ये है कि रियलिटी जितनी आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अजीब और डिस्टर्बिंग है। हमारी कंफर्टेबल असम्पशंस जिन पर हम अपनी पूरी जिंदगी बेस करते हैं वे सब बच्चों की कहानियों की तरह हैं। असली ब्रह्मांड कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कहीं ज्यादा मिस्टीरियस है और कहीं ज्यादा अनकंफर्टेबल है। एंथ्रोपिक नाइटमेयर ने हमें बताया कि शायद ब्रह्मांड हमारे लिए नहीं बना, बल्कि हमने ही ब्रह्मांड को बनाया है अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू। सिमुलेशन हाइपोथेसिस ने सजेस्ट किया कि शायद हम एक विशाल कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर रह रहे हैं। क्वांटम इमॉर्टैलिटी ने यह डरावना पॉसिबिलिटी दिखाई कि शायद हम कभी मर ही नहीं सकते अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में। लेकिन यह इमॉर्टैलिटी एक कर्स है, ब्लेसिंग नहीं। बोल्ट्जमैन ब्रेन पैराडॉक्स ने यह सवाल उठाया कि क्या हम वाकई में रियल हैं या सिर्फ एक रैंडम फ्लक्चुएशन है फॉल्स मेमोरीज के साथ। ग्रेट फिल्टर ने हमें बताया कि शायद हम गैलेक्सी में अकेले इसलिए हैं क्योंकि कोई डेडली रुकावट है जो हर सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है। और अगर वह फिल्टर हमारे आगे है तो शायद हमारे दिन भी गिने हुए हैं। डिजिटल फिजिक्स ने यह आइडिया दी कि ब्रह्मांड फंडामेंटली एक कंप्यूटेशन है और अगर यह सच है तो फ्री विल एक इल्यूजन है। होलोग्राफिक प्रिंसिपल ने रिवील किया कि हमारी 3 डायमेंशनल रियलिटी एक्चुअली एक 2 डायमेंशनल सरफेस का प्रोजेक्शन हो सकती है। और हीट डेथ ने हमें याद दिलाया कि इवेंचुअली सब कुछ खत्म हो जाएगा, हर स्ट्रक्चर, हर मेमोरी, हर अचीवमेंट। तो इन सब थियरीज को एक साथ देखें तो एक पैटर्न दिखता है। वह पैटर्न यह है कि हमारी इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी फंडामेंटली फ्लॉड है। जो चीजें हमें ऑब्वियस लगती हैं वे शायद सच नहीं हैं। स्पेस और टाइम जिन्हें हम एब्सोल्यूट मानते हैं वे शायद इमर्जेंट प्रॉपर्टीज हैं। कॉन्शियसनेस जिसे हम एक बायोलॉजिकल एक्सीडेंट मानते हैं वह शायद ब्रह्मांड के फैब्रिक में वोवन है। फ्री विल जिस पर हमारी पूरी सोसाइटी बेस्ड है वह शायद एक इलैबोरेट इल्यूजन है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है। साइंटिस्ट्स इन टॉपिक्स पर साइलेंट इसलिए नहीं हैं क्योंकि वे झूठ बोल रहे हैं या कुछ छुपा रहे हैं। वे साइलेंट हैं क्योंकि ये थियरीज बहुत ज्यादा स्पेक्युलेटिव हैं, बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल हैं और इनके सोशल इम्प्लीकेशंस बहुत हैवी हैं। साइंस को टेस्टेबल प्रेडिक्शंस की जरूरत होती है और इनमें से बहुत सी थ्योरीज को टेस्ट करना बहुत मुश्किल है या इम्पॉसिबल है। उदाहरण के लिए आप कैसे टेस्ट करेंगे कि हम एक सिमुलेशन में हैं? अगर सिमुलेशन के क्रिएटर्स चाहें तो वे किसी भी एविडेंस को हाइड कर सकते हैं। आप कैसे प्रूव करेंगे कि आप एक बोल्ट्जमैन ब्रेन नहीं हैं? आपकी सारी मेमोरीज फॉल्स हो सकती हैं और आपके पास कोई तरीका नहीं है ये वेरीफाई करने का। आप कैसे कंफर्म करेंगे कि ग्रेट फिल्टर हमारे आगे नहीं है? सिर्फ सरवाइव करके, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी हो। तो साइंटिस्ट्स एक मुश्किल पोजीशन में हैं। एक तरफ ये थ्योरीज मैथमेटिकली और लॉजिकली कंसिस्टेंट हैं, ये सीरियस कंसिडरेशन डिजर्व करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन्हें पब्लिकली प्रमोट करना इररिस्पॉन्सिबल लग सकता है क्योंकि ये लोगों को डीमोटिवेट कर सकती हैं, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्रिएट कर सकती हैं और सोसाइटी के मॉरल फाउंडेशंस को अंडरमाइन कर सकती हैं। फिर भी मैं पर्सनली मानता हूं कि इन आइडियाज को शेयर करना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ट्रूथ की वैल्यू है, चाहे वह कितनी भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो, और क्योंकि इन थियरीज को समझना हमें एक डीपर पर्सपेक्टिव दे सकता है अपने एग्जिस्टेंस के बारे में। जब आप रियलाइज करते हैं कि रियलिटी इतनी स्ट्रेंज और मिस्टीरियस है तो आप ज्यादा हम्बल हो जाते हैं, आप ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, आप ज्यादा ओपन माइंडेड हो जाते हैं। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये थ्योरीज हमें ये सिखाती हैं कि एग्जिस्टेंस कितनी प्रेशियस और फ्रैजाइल है। जब आप समझते हैं कि ब्रह्मांड में कॉन्शियसनेस कितनी रेयर हो सकती है, जब आप रियलाइज करते हैं कि हम शायद फर्स्ट बॉर्न्स हैं या शायद हम सिर्फ टेम्पररी फ्लक्चुएशंस हैं, जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि इवेंचुअली सब कुछ हीट डेथ में डिसॉल्व हो जाएगा, तो आप हर मोमेंट को ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं। ये अजीब लग सकता है, लेकिन इन डिप्रेसिंग थ्योरीज में एक्चुअली एक लिबरेटिंग मैसेज है।
अगर कोई कॉस्मिक पर्पस नहीं है तो आप फ्री हैं अपना खुद का पर्पस क्रिएट करने के लिए। अगर फ्री विल एक इल्यूजन है तो कम से कम ये एक बहुत कन्विंसिंग इल्यूजन है और आप इसे सीरियसली ले सकते हैं। अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो भी हमारी एक्सपीरियंसेस रियल हैं हमारे लिए। अगर एवरीथिंग इवेंचुअली खत्म होना है तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम अभी मीनिंगफुल लाइफ जिएं। मैं चाहता हूं कि आप इन थियरीज को एक इनविटेशन के रूप में देखें, एक थ्रेट के रूप में नहीं। ये एक इनविटेशन है डीपर थिंकिंग के लिए, ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने के लिए, रियलिटी को सीरियसली एक्सप्लोर करने के लिए। ब्रह्मांड एक पजल है और हम धीरे धीरे उसके पीसेस को समझ रहे हैं। कुछ पीसेस हमें कंफर्टेबल नहीं बनाते, लेकिन वे पजल का हिस्सा हैं। और याद रखिए, ये सिर्फ थियोरीज हैं। हमें नहीं पता कि इनमें से कौन सी सच है। शायद कोई भी पूरी तरह सच नहीं है। शायद रियलिटी और भी ज्यादा स्ट्रेंज है जितना हम इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन यही तो साइंस की ब्यूटी है। हम कंटिन्यूअसली सीख रहे हैं, कंटिन्यूअसली अपनी अंडरस्टैंडिंग को रिफाइन कर रहे हैं, और हर नई डिस्कवरी हमें रियलिटी की एक क्लियरर पिक्चर देती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इन आइडियाज के साथ रहिए, इन पर सोचिए, इन पर डिबेट कीजिए, लेकिन इन्हें आपको पैरालाइज न करने दीजिए। इंस्टेड इन्हें आपको इंस्पायर करने दीजिए। इंस्पायर करने दीजिए कि आप और ज्यादा क्वेश्चंस पूछें और ज्यादा एक्सप्लोर करें और ज्यादा डीपली थिंक करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये समझिए कि आप स्पेशल हैं। आप ब्रह्मांड का वह हिस्सा हैं जो कॉन्शियस है, जो सोच सकता है, जो वंडर कर सकता है। चाहे आप सिमुलेशन में हों या ब्लॉक यूनिवर्स में या किसी होलोग्राफिक प्रोजेक्शन में, आप एग्जिस्ट करते हैं, आप फील करते हैं, आप एक्सपीरियंस करते हैं, और ये खुद में एक मिरेकल है। हमने इस वीडियो में रियलिटी के डार्क साइड को एक्सप्लोर किया है। हमने उन थ्योरीज को देखा है जो साइंटिस्ट ओपनली डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये डार्कनेस ही वह चीज है जो लाइट को मीनिंगफुल बनाती है। अगर सब कुछ आसान होता, अगर सब कुछ कंफर्टेबल होता, तो शायद हम इतने क्यूरियस नहीं होते, शायद हम इतना एक्सप्लोर नहीं करते। मिस्ट्री ही वह चीज है जो हमें आगे बढ़ाती है। तो आगे बढ़ते रहिए, सवाल पूछते रहिए, डरावने सवाल भी, क्योंकि वही सवाल हैं जो हमें सच के करीब ले जाते हैं। और अगर आप इस जर्नी में मेरे साथ बने रहना चाहते हैं, अगर आप और भी ऐसी माइंड बेंडिंग थियरीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो कॉस्मिक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आने वाले समय में और भी गहराई में जाएंगे। हम और भी ऐसे टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली यही तो साइंस का असली पर्पस है। सिर्फ आंसर्स देना नहीं, बल्कि बेटर क्वेश्चंस पूछना। और जितना हम एक्सप्लोर करते हैं, उतना ही हम रियलाइज करते हैं कि हम कितना कम जानते हैं। लेकिन यही तो एक्साइटिंग है। अभी भी इतना कुछ है जानने के लिए, समझने के लिए, डिस्कवर करने के लिए। और शायद एक दिन हम इन सभी मिस्ट्रीज को सॉल्व कर लेंगे, या शायद हम और भी ज्यादा मिस्ट्रीज डिस्कवर करेंगे। दोनों ही केसेस में ये जर्नी वर्थवाइल है। तो देखने के लिए धन्यवाद। आपके साथ ये जर्नी शेयर करके बहुत अच्छा लगा। कमेंट्स में जरूर बताइए कि कौन सी थ्योरी आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं इन बिग क्वेश्चंस से रेसल करने में। हम सब एक साथ हैं इस स्ट्रेंज और वंडरफुल ब्रह्मांड में। अगली बार मिलते हैं एक और माइंड बेंडिंग जर्नी के लिए। तब तक के लिए कीप वंडरिंग, कीप क्वेश्चनिंग और कीप एक्सप्लोरिंग। यह आपका कॉस्मेंट था। जय हिंद।